एपिसोड 471 टू 480। अध्याय 471। मुझे परिचय की आवश्यकता नहीं है, भाग 1। रात के अंधेरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी जब विलियम पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके कपड़े अंधेरे में फड़फड़ा रहे थे जो दो चंद्रमाओं और तारों की नजर से ओझल थे। आधी रात से 2 घंटे पहले, वह समय जब आम लोग सो चुके होते थे और केवल रात की गतिविधियों में लगे लोग ही जाग रहे होते थे। विलियम की हरी आंखें अंधेरे में चमक उठी जब उसने आसपास के इलाके का जायजा लिया। आधे एल्फ होने के नाते अंधेरे में देखना उसके लिए सांस लेने जितना ही स्वाभाविक था। वीर अवतार, विलियम ने धीमी आवाज में कहा, जैसे ही उसके शरीर के भीतर एक महान शक्ति का प्रवाह हुआ। 10,000 देवताओं के मंदिर से लौटने के बाद ये दूसरी बार था जब उसने इस क्षमता का उपयोग किया था। इस रूप में उसे ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस क्षमता पर सीमाएं लगा दी गई थी, अन्यथा विलियम ज़ेलान राजवंश में पहले ही तहलका मचा चुका होता। उसने अपने सिर से कुछ बाल उखाड़े और उन पर हल्के से फूंक मारी जिससे वे हवा में उड़ने लगे। कुछ ही क्षणों बाद हूबहू उसी के जैसे दिखने वाले 7 क्लोन उसके पास आकर उतरे। उनमें से प्रत्येक ने अपने कानों से एक छोटी सुनहरी धातु की छड़ निकाली जिससे उनका आकार तब तक बढ़ता गया जब तक कि वे विलियम की लकड़ी की छड़ी जितनी लंबी और मोटी नहीं हो गईं। उनमें से प्रत्येक ने अपनी छड़ी अलग अलग दिशाओं में तान दी। उनका लक्ष्य हेलन साम्राज्य की सीमा के सबसे निकट स्थित 4 टेलीपोर्टेशन गेट थे। क्विक शॉट वॉर, फ्यूजन फॉर्म, ब्लिट्जर रेलगन, योजक चिन्ह। ज़ेलान शाही महल के अंदर। कल अग्रिम पंक्ति अपना आक्रमण शुरू करेगी, अलेंडोर ने कहा और सम्मेलन कक्ष के केंद्र में रखे मानचित्र पर एक अनुकूलित लकड़ी के रेक का उपयोग करके एक सुनहरे एल्विन नाइट शतरंज के मोहरे को आगे धकेला। हमारे अनुमान के अनुसार हमें एजियोर फोर्ट्रेस तक पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। वहां से हम किले के अंदर स्थित मानव के टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करके हेलन साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। नोट: जेम्स ने जिस किले की रक्षा की थी उसका नाम एजियोर फोर्ट्रेस है। हेलन साम्राज्य में घुसपैठ कर चुके हमारे जासूसों के अनुसार उनकी अधिकांश सेना ग्लैडियोलिस शहर में छिपी हुई है, अलेंडोर ने बताया। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली है और हेलन साम्राज्य की राजधानी में अंतिम लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। एल्वेन सेना के कुलपतियों और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि सिल्वरमून महाद्वीप से अतिरिक्त सैनिक आ चुके थे, अलेंडोर ने अभियान के कमांडर के रूप में अपना पद बरकरार रखा। इसका अर्थ ये था कि 3 मिलियन सैनिकों वाली एल्वेन सेना पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। इतनी शक्तिशाली सेना होने के कारण दक्षिणी महाद्वीप में केवल क्रेटोर साम्राज्य ही उनके लिए खतरा बना हुआ था। इसके अलावा एल्विन सेना की अतिरिक्त सहायता के साथ साथ सिल्वरमून महाद्वीप से एक और संरक्षक उनकी मदद के लिए प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि स्वर्णिम वृहद ड्रैगन एजकालोर था। 2 चरम असंख्य जीव और एक छद्म देवता। वे एल्फ सेना के तुरुप के पत्ते थे। इन 3 संरक्षकों की उपस्थिति के कारण, जो एल्फ विजय के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे, कुलपतियों और एल्फ अधिकारियों को निश्चिंतता का अनुभव हुआ। यही कारण था कि उन्होंने अलेंडोर को कमांडर के पद पर बने रहने दिया और उन्हें एल्फ सुदृढ़ीकरण का नेतृत्व करने की अनुमति दी। इतने शक्तिशाली प्राणियों के साथ होने से हेलन साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना महज बच्चों का खेल था। मैंने सुना है कि आपका सामना संत पुत्र से हुआ है, कमरे में मौजूद एक भयावह शख्स ने पूछा। वह किस तरह का है? सिल्वरमून महाद्वीप में ड्रैगनों के शासक एजकालोर ने अलांडोर को इतनी दबाव भरी निगाहों से देखा कि एल्फ कमांडर असहज महसूस करने लगा। एल्डर ड्रैगन इस समय मानवरूपी रूप में था, लेकिन सम्मेलन कक्ष में एकत्रित हुए एल्फ्स के बीच उसकी ड्रैगन जैसी विशेषता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? एजकालोर ने पूछा, क्योंकि उसके सवाल पूछने के बाद अलेंडोर मानो अपनी जगह पर जम गया था। महामहिम, आप जो दबाव डाल रहे हैं वह उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। शेफेल खड़ा हुआ और एल्डर ड्रैगन को आदरपूर्वक प्रणाम किया। एजकालोर ने अपने शरीर से उमड़ रहे दबाव को दबाने से पहले भौहें चढ़ाईं। अलेंडोर ने तुरंत गहरी सांस ली, मानो उसकी गर्दन को जकड़े हुए अदृश्य हाथ ने अचानक उसे छोड़ दिया हो। सांस वापस आने के बाद उसने एजकालोर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैंने मिनोटोर जाति के अभयारण्य के पास एक युद्ध में संत के पुत्र से मुलाकात की है, अलेंडोर ने उत्तर दिया। मेरा मानना है कि वह दक्षिणी महाद्वीप में मौजूद विलक्षण प्रतिभाओं में सबसे बलवान है। तो आप कह रहे हैं कि आप उससे हार गए, है ना? हाँ, अलेंडोर ने सिल्वरमून महाद्वीप की रक्षा करने वाले संरक्षकों में से एक के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। साथ ही उसे डर था कि उसके पशु साथी सिल्वर ड्रैगन डियोल्ड्रियोस की मृत्यु के कारण एल्डर ड्रैगन उसे दंडित करेगा।
वह कितना शक्तिशाली है? एजेकालोर ने पूछा। क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है कि उसने न केवल तुम्हें बल्कि डियोलड्रियोस को भी हरा दिया? शर्म और अपमान के कारण एलेंडोर के गाल जलने लगे थे। इस समय राजकुमारी ओविन सहित एल्फ अभियान के सभी उच्च पदस्थ सदस्य एकत्रित थे। जब मैंने उससे लड़ाई की तो उसके पास एक संत के बराबर शक्ति थी, एलेंडोर ने उत्तर दिया। शायद उसने लड़ाई के दौरान अपनी शक्ति को अस्थायी रूप से चरम सीमा तक बढ़ाने के लिए किसी निश्चित क्षमता का प्रयोग किया था। इसी कारण मेरे साथी डियोलड्रियोस की मृत्यु हो गई। एलेंडोर की व्याख्या को सुधारते हुए एजकालोर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। डियोलड्रियोस मरा नहीं है, एजकालोर ने कहा। एलेंडोर ने एल्डर ड्रैगन को हैरानी से देखा और अपने साथी जानवर से उसके जुड़ाव को महसूस करने की कोशिश की। हालांकि वह जुड़ाव अब मौजूद नहीं था, जिससे वह निराश हो गया। आपका महामहिम, वह मरा नहीं है, एजकालोर ने दोहराया। लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह इस दुनिया से गायब हो गया हो। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा है कि उसे किसी ऐसी जगह ले जाया गया है, जैसे किसी डोमेन में जहां मेरी पहचान करने की क्षमता बाधित है। एलेंडोर को अचानक उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि अगर उसका पशु साथी जीवित था तो उनके बीच का संबंध फिर से स्थापित करना केवल समय की बात थी। एल्वेन कमांडर ने एजकालोर को उनके द्वारा दी गई खबर के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। एजकालोर ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांधते हुए संक्षेप में सिर हिलाया। उसे अभी भी दानव जाति के खिलाफ उस महान युद्ध के दौरान मानव नायक मैक्सवेल की याद थी। उसे इस बात का बहुत दुख था कि मैक्सवेल के बेटे को एल्फ महाद्वीप में पाला पोसा जाने के बजाय मानव भूमि में भेज दिया गया था। हालांकि एक एल्डर ड्रैगन होने के नाते वह एल्व्स के मामलों में दखल देना पसंद नहीं करता था। यही कारण था कि उसने मानव भूमि पर आक्रमण करने की उनकी योजनाओं को अनदेखा कर दिया था। इस अभियान में उनके साथ जाने का उसका मकसद खुद ये देखना था कि मैक्सवेल का बच्चा किस तरह का युवक बनता है। अगर वह सचमुच एक होनहार युवक है तो मैं अपने वंश में से एक को चुनकर उसे साथी बना दूंगा, एजकालोर ने सोचा। ऐसा करने से वह एल्फों से भी सुरक्षित रहेगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इनमें से कोई घमंडी एल्फ मेरे फैसले को चुनौती देने की हिम्मत करता है। जब एजकालोर विलियम के लिए एक आदर्श ड्रैगन पार्टनर खोजने में व्यस्त था, तभी अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। महाराज, यह एक आपातकालीन स्थिति है, एक एल्फ रक्षक ने चिंता से एलेंडोर की ओर देखा। शांत हो जाओ, एलेंडोर ने आदेश दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां जबरदस्ती घुसने की और इसे एक आम सराय की तरह इस्तेमाल करने की? जब एल्विन गार्ड ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें अपनी ओर खींची तो उसने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। हालांकि ये संयम क्षण भर के लिए ही कायम रहा, क्योंकि उसे याद आ गया कि वह बिना सूचना दिए सम्मेलन कक्ष में क्यों आया था। महाराज, टेलीपोर्टेशन गेट्स, एल्विन गार्ड ने बड़ी हड़बड़ी में कहा। विद्रोही ज़ेलान राजवंश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित टेलीपोर्टेशन गेट्स को नष्ट कर रहे हैं। 4 टेलीपोर्टेशन गेट्स पहले ही नष्ट हो चुके हैं, लेकिन विद्रोही अन्य स्थानों पर भी हमला कर रहे हैं। मुझे डर है। एलेंडोर का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने एल्विन गार्ड की पूरी रिपोर्ट सुनी। गार्ड के अनुसार आकाश से एक विशाल सुनहरी छड़ी उतरी और हेलन सीमा के पास के 4 शहरों में मौजूद टेलीपोर्टेशन गेट्स को नष्ट कर दिया। ये वही है, एलेंडोर ने हैरानी से कहा। यह संत का बेटा है, विलियम वॉन आइनसिवर्थ। राजधानी ब्रायरग्लेन के ऊपर आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। किलिन एनरू तुरंत उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर उड़ गया, जहां विलियम के प्रकट होने की आशंका थी। उसके अलावा एल्फ सेना में कोई भी बिजली की गति से इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकता था। आखिरकार तुम फिर से प्रकट हो गए। दूर से चमकती हुई विशाल सुनहरी छड़ी को देखकर एनरू ने दांत पीसे। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, उस घृणित देवता के नाजायज बच्चे। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अध्याय 472, मुझे परिचय की आवश्यकता नहीं है, भाग दो। वहीं रुक जाओ, बदमाश बच्चे। एनरू बिजली की तरह आकाश में तेजी से उड़ते हुए दहाड़ा। विलियम ने तेजी से उसकी ओर आ रहे किलिन पर उपहास किया। सिर्फ तुम ही नहीं हो जो बिजली की गति से यात्रा कर सकते हो, विलियम ने कहा और उसका पूरा शरीर चिंगारियों की बौछार में फट गया। वह पूर्व दिशा की ओर उड़ गया और एनरू एक पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे खून के प्यासे की तरह भागा। जब ये सब हो रहा था, उसी दौरान अलग अलग शहरों में मौजूद अन्य टेलीपोर्टेशन गेट रुई जिंबू बैंक के भारी वजन के नीचे दबकर चूर चूर हो रहे थे। विलियम जानता था कि उसका समय सीमित है। बीतता हर मिनट उसे अपने वीर अवतार की शक्ति खोने के करीब ले जा रहा था।
ज़ेलान राजवंश से भागने से पहले वह हर पल का भरपूर उपयोग करके जितना हो सके उतने टेलीपोर्टेशन गेट्स को नष्ट करना चाहता था। उसने उन एल्फ रक्षकों से उलझने की जहमत नहीं उठाई जो उसकी हरकतों से आधी रात को जाग गए थे। हर बार जब वह किसी टेलीपोर्टेशन गेट को नष्ट करता तो वह तुरंत अगले स्थान की ओर उड़ जाता। एनरो का सामना जिस विलियम से हुआ था वह उसके क्लोनों में से एक था और बाद वाले ने तुरंत विलियम और अन्य क्लोनों से किलिन को दूर ले जाकर गार्जियन बीस्ट को उनके मिशन में बाधा डालने से रोका। विलियम एक और टेलीपोर्टेशन गेट को नष्ट करने ही वाला था कि तभी पृथ्वी से बनी एक विशाल मुट्ठी ने उसका रास्ता रोक दिया। हाफ एल्फ ने प्राचीन गोलेम ड्राउन के हमले से बचने के लिए तुरंत ऊपर की ओर कलाबाजी मारी। विलियम धीरे से एक सफेद बादल के ऊपर उतरा और नीचे 2 मीटर ऊंचे गोलेम को घूरने लगा जो ठंडी निगाहों से उसे देख रहा था। हाय, विलियम ने ताना मारा। बाय। विलियम ने धीरे से अपनी छड़ी एक दिशा की ओर इशारा किया और चुपचाप अपनी क्विक शॉट फ्यूजन वॉर को सक्रिय कर दिया। हालांकि उसी क्षण धरती ऊपर उठी और उसे एक गुंबद में घेर लिया। हाफ एल्फ ने तुरंत अपनी छड़ी ऊपर की ओर उठाए और वहां से गायब हो गया। ड्राउन ने भौहें चढ़ाई क्योंकि विलियम को फंसाने के लिए उसने जो पृथ्वी कारागार बनाया था उसमें उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर भी उसने जादू को तुरंत खत्म नहीं किया। इसके बजाय उसने कारागार को तब तक सिकोड़ दिया जब तक कि वह केवल 2 मीटर का नहीं रह गया। इसके बाद इसने अपनी शक्तिशाली जासूसी क्षमताओं का उपयोग करके ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या आधा एल्फ अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए कोई चाल चल रहा था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि लाल बालों वाला लड़का वास्तव में इसकी पृथ्वी जेल में कैद नहीं हुआ था, ड्राउन ने पृथ्वी के गुंबद को चकनाचूर कर दिया। बादल के ऊपर खड़े होकर विलियम ने सोचा, बाल बच गए। वह इस समय गहरे भूरे बादलों के ऊपर था जिन्होंने महाद्वीप को अंधेरे में ढक रखा था। हेस्टिया के 2 चंद्रमा और आकाश के तारे उसकी छवि को रोशन कर रहे थे जब उसने अपनी छड़ी को निकटतम टेलीपोर्टेशन गेट की ओर इंगित किया। अब जबकि एनरू और ड्राउन घटनास्थल पर पहुंच चुके थे उसका बेलगाम उत्पात अपने अंत के करीब था। जाने से पहले मैं एक और को नष्ट कर दूंगा, विलियम ने सोचा और एक बार फिर अपने हथियार में विलीन होकर ज़ेलान राजवंश की भूमि पर तेजी से आगे बढ़ गया। हरामखोर, एनरू दहाड़ा जब उसे एहसास हुआ कि उसने जिस आधे एल्फ को अभी अभी मारा है वह केवल एक क्लोन था। उसने एक बार फिर आकाश की ओर उड़ान भरी और अपनी शक्तिशाली इंद्रियों का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य का पता लगाया। देखो, एनरू बिजली के बोल्ट में रूपांतरित हो गया और आकाश से नीचे आते विशाल सुनहरे खंभे की ओर बढ़ गया। हालांकि वह जानता था कि यह एक और क्लोन हो सकता है, फिर भी उसने जाने का फैसला किया। जब तक संभावना बनी हुई थी एनरू विलियम को जाने देने को तैयार नहीं था। पद में आरोहण के कारण एनेरू में असाधारण दूरदर्शिता विकसित हो गई थी। उसकी अंतरात्मा उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि उस लड़के को हर हाल में मार डालना चाहिए, अन्यथा वह हमेशा के लिए विलियम के अत्याचारों के नीचे दबा रहेगा। यह ऐसी बात थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। विलियम के प्रति उसकी नफरत पहले ही एलेंडोर से कहीं अधिक हो चुकी थी। एनेरू ने बहुत पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक विलियम के खतरे का समाधान नहीं हो जाता वह दक्षिणी महाद्वीप नहीं छोड़ेगा। योजक चिन्ह एक एक करके विलियम के क्लोन एनरू और ड्राउन द्वारा नष्ट कर दिए गए। एल्विन सेना के ब्लेड मास्टर्स और आर्कमेज सभी बचे हुए विभिन्न टेलीपोर्टेशन गेट्स की रक्षा के लिए जुट गए थे। विलियम द्वारा एक और टेलीपोर्टेशन गेट को नष्ट करने पर चौक में एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। उसके रास्ते में खड़े सभी एल्फ रक्षकों का सफाया हो चुका था और उनका खून धरती पर फैल चुका था। अचानक एक जादुई गुंबद ने पूरे शहर को घेर लिया। विलियम को तुरंत अपने ऊपर एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। हालांकि बंदर राजा की अंतर्निहित शक्ति ने उसे इस दबाव को ऐसे झटकने दिया जैसे बारिश उसके सिर पर गिर रही हो। शानदार, एजेकालोर ने सच्ची प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा। इतनी कम उम्र में ही इतनी ताकतवर। सामने खड़े आधे एल्फ को निहारते हुए एल्डर ड्रैगन की आंखें सिकुड़ गईं। वह उस लड़के को और भी ज्यादा पसंद करने लगा था, मानो धरती पर फैला एल्फों का खून उसके लिए महज पानी हो जिस पर उसे ध्यान देने की कोई जरूरत ही न हो। एजेकालोर की निगाहें केवल अपने सामने खड़े लड़के पर टिकी थीं। उसकी आंखें आवन जैसी थीं और बाल मैक्सवेल की तरह लाल थे। इसी समय एनरू, ड्राउम और कई अन्य कल्पित बौने शहर में पहुंचे और विलियम को घेर लिया। विशाल ड्रैगन ने उन सभी को एक संक्षिप्त इशारा किया, फिर अपना ध्यान अपने सामने खड़े किशोर पर केंद्रित कर लिया। एलेंडोर सही कह रहा है, एजेकालोर ने सहमति में सिर हिलाया। तुम किसी ऐसी क्षमता का उपयोग कर रहे हो जो अस्थायी रूप से तुम्हारी शक्ति को बढ़ाती है। हालांकि तुम्हारी यह क्षमता जल्द ही समाप्त होने वाली है। बच्चे, मैं तुम्हारा नाम पहले से ही जानता हूं, लेकिन क्या तुम औपचारिक रूप से अपना परिचय दे सकते हो?
एनरू और ड्राउम करीब आ गए और बाकी एल्व्स ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे शहर को घेरने वाली जादुई बाधा को और मजबूत कर दिया। वे किसी भी कीमत पर विलियम को जाने नहीं देंगे। मुझे परिचय की आवश्यकता नहीं है, विलियम ने शांत भाव से उत्तर दिया। आप पहले से ही जानते हैं कि मैं कौन हूं। एजकालोर मुस्कुराया, बच्चे, तुम निस्संदेह सबसे असभ्य हाफ एल्फ हो जिसके बारे में मैंने कभी सुना है। विलियम ने एल्डर ड्रैगन की मुस्कुराहट का जवाब अपनी ही मुस्कुराहट से दिया। लेकिन तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। विलियम के व्यंग्यपूर्ण जवाब को सुनकर एजकालोर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हालांकि आधा एल्फ चारों तरफ से घिरा हुआ था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वह शांत था और ऐसा लग रहा था कि वह सबका ध्यान आकर्षित करने का आनंद ले रहा है। विलियम ने एल्व्स के चेहरों के साथ साथ एनेरू और ड्राउम के चेहरों को भी गौर से देखा, जो उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़े थे। एनेरू के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और विलियम को यह समझने के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं थी कि किलिन के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी आखिरी सांस तक इस दिन को याद रखो, हाफ एल्फ, एनेरू ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, जो किसी भी घमंडी विश्वविद्यालय के छात्र से कम नहीं था जिसे अभी तक ट्रक्कुन से वास्तविक जीवन में मिलने का अवसर नहीं मिला था। बिल्कुल, विलियम ने सिर हिलाया। ये वह दिन है जिसे आप हमेशा उस दिन के रूप में याद रखेंगे जब आप विलियम वॉन आइंसेवर्थ को लगभग पकड़ ही चुके थे। विलियम ने एनरू को बीच वाली उंगली दिखाई और फिर जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग हंगामा करने से पहले स्तब्ध रह गए। एनरू आगे बढ़ा और उस जगह की ओर हाथ हिलाया जहां विलियम गायब हुआ था। उसने सोचा था कि आधा एल्फ पहले ही थैले में पहुंच चुका है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ड्राउम के चेहरे पर झुंझलाहट का एक दुर्लभ भाव प्रकट हुआ क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को विलियम से सैकड़ों मील दूर तक फैलाया। पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम एक छद्म देवता होने के नाते वह विलियम के जमीन पर खड़े रहने तक उसके किसी भी निशान का पता लगाने में सक्षम था। एजकालोर को जब यह एहसास हुआ कि आधा एल्फ सचमुच उनकी घेराबंदी से बच निकला है तो वह मुस्कुरा उठा। इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह थी कि उसने ये कारनामा सिल्वरमून महाद्वीप के 3 रक्षकों की उपस्थिति में किया। कितना दिलचस्प बच्चा है, एजकालोर ने कहा। फिर उसने गुस्से से भरे किलिन को तिरछी नजर से देखा और मुड़कर चला गया। शहर पर उसका पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि लड़का अब आसपास नहीं होगा। विलियम अगर वहां होता भी तो वह यही दिखावा करता कि लड़का भाग गया है। मैक्सवेल का उस पर एहसान था और इस बार वह उसके बेटे की शरारतों को नजरअंदाज करने को तैयार था। उसे बस यही उम्मीद थी कि जब एल्फ्स हेलन राजधानी की दीवारों पर दस्तक देंगे तो आधा एल्फ शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर देगा। इस तरह वो उसे अपनी हिरासत में ले सकेगा और उसकी जान की गारंटी दे सकेगा। अभिमानी किलिन के चंगुल से दूर, जो इस समय अपना क्रोध निकालने के लिए आकाश की ओर दहाड़ रहा था। अध्याय 473, आपसे मिलकर अच्छा लगा, साथी अर्धदेव। विलियम दक्षिणी महाद्वीप को ढकने वाले गहरे भूरे बादलों के ऊपर फिर से प्रकट हुआ। उसका दाहिना हाथ सोलेल के हैंडल को मजबूती से पकड़े हुए था, जबकि दूसरा हाथ उसकी छाती पर था, जिससे उसका दिल जो किसी उत्सव में ढोल की तरह धड़क रहा था, शांत हो रहा था। सौभाग्य से मेरे पास सोलेल है, विलियम ने सोचा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे शीशे की तरह भारी होता जा रहा है। एड्रेनालाइन का असर कम होने लगा था और वह धीरे धीरे अपने वीर अवतार का उपयोग करने के दुष्प्रभाव महसूस कर रहा था। उसकी इस क्षमता के 2 चरण थे। पहला चरण ये था कि वह बंदर राजा की शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह से कर सकता था। वह इस रूप में अधिकतम 1 घंटे तक रह सकता था। दूसरा चरण है सन वुकॉन को हेस्टिया में बुलाकर अपने साथ युद्ध में शामिल करना। यदि वह दूसरे चरण को सक्रिय करने का विकल्प चुनता है तो वीर अवतार केवल आधे घंटे तक ही जीवित रहेगा। हालांकि सन वुकॉन बिना किसी प्रतिबंध के अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। दुर्भाग्यवश इस कौशल का कूलडाउन समय बहुत लंबा था। विलियम द्वारा सन वुकॉन को हेस्टिया में बुलाने के बाद वह उसे 1 महीने तक दोबारा नहीं बुला पाएगा। यह विलियम का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था, क्योंकि सन वुकॉन के पास एक छद्म अर्धदेवता की शक्ति थी। उसने तो यहां तक सोच लिया था कि क्या बंदर राजा प्राचीन गोलेम के जीवित रहते हुए लगभग अजेय ड्राउन से लड़ पाएगा। विलियम सोलेल में विलीन हो गया और दक्षिण की ओर उड़ गया। उसका इरादा तुरंत हेलन साम्राज्य लौटने का नहीं था। उस अर्धएल्फ ने फैसला किया कि वह पहले मिनोटॉर जाति के अभयारण्य का दर्शन करेगा। पिछली बार जब वह वहां था तो उसे किसी तरह यह एहसास हुआ कि द्वार उससे प्रतिध्वनित हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो अगर वह चाहे तो द्वार उसके लिए खुल जाएगा और उसे अंदर जाने देगा।
यात्रा के आधे रास्ते में विलियम ने आराम करने के लिए जमीन पर उतरने का फैसला किया। उसने 1020 डोमेन के अंदर विश्राम करने और सूर्योदय होने पर अपनी यात्रा जारी रखने की योजना बनाई थी। हालांकि सबसे पहले उसने अपने जासूस से संपर्क किया, जो उस शहर के पास की घटनाओं पर नजर रख रहा था जहां उसे गार्डियंस और एल्फेलीट ने घेर लिया था। एथॉन, विलियम ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे यहाँ सब कैसा चल रहा है? चहचहाहट। रेन पक्षी ने खुशी से चहचहाते हुए बताया कि एनरू अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और इस समय ऐसे दहाड़ रहा है जैसे कल होगा ही नहीं। विलियम मुस्कुराया जब उसके मन में क्रोध से विकृत चेहरे वाले अभिमानी किलिन की छवि उभर आई। अभी आराम करो और कल अपनी रिपोर्ट जारी रखना, विलियम ने आदेश दिया। जैसे ही एल्फ सेना आगे बढ़ना शुरू करे, मुझे सूचित करना। चहचहाहट। विलियम ने संपर्क काट दिया और एक कदम आगे बढ़ा। वह 1020 डोमेन के अंदर फिर से प्रकट हुआ, जहां सभी उसका इंतजार कर रहे थे। वेंडी ने खुद को अपने प्रेमी की ओर फेंक दिया, जिसने उनमें से किसी को भी टेलीपोर्टेशन गेट्स के विनाश में भाग लेने से मना कर दिया था। विलियम ने जल्दी से अपनी बाहें फैलाकर अपनी पहली पत्नी को गले लगा लिया, जिसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वेंडी कोआ की तरह उससे चिपक गई और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने और डोमेन के भीतर मौजूद हर किसी ने देखा था कि विलियम ने अकेले ही शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया था और आखिरी क्षण में लगभग पकड़ा ही गया था। विलियम और सिस्टम ने मिलकर 1020 डोमेन के अंदर एक मूवी प्रोजेक्शन बनाया था ताकि हर कोई युद्ध देख सके। विलियम ने उन्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि एनरू और ड्राउम वहां मौजूद थे। अगर विलियम अकेला होता तो वह दूसरों की सुरक्षा की चिंता किए बिना जब चाहे भाग सकता था। हालांकि वैंडी, ऐश और एस्ट ने विरोध किया, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा। सेलिन, कासुगोनगा और 1020 डोमेन के अन्य निवासी भी समझ गए थे कि विलियम सही था। असीम शक्ति के सामने सभी चालें व्यर्थ थीं। क्या तुम सच में ठीक हो? वैंडी ने पूछा। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? सुनहरे बालों वाली उस खूबसूरत लड़की ने विलियम के पूरे शरीर को छुआ। विलियम को गुदगुदी महसूस हुई क्योंकि उसकी प्रेमिका का हाथ उसके घावों पर फिर रहा था। वेंडी ने राहत की सांस ली क्योंकि विलियम के कपड़ों में लगे कुछ फटे हुए हिस्सों और कुछ मामूली चोटों के अलावा आधा एल्फ ठीक था। ठीक करो, वेंडी ने कहा और उसने विलियम के घावों को ठीक करने के लिए लाइफ मेज की शक्ति का उपयोग किया। कुछ ही सेकंड बाद चोट के निशान गायब हो गए और वीर अवतार के दुष्प्रभावों से उत्पन्न भारीपन की अनुभूति विलियम के शरीर को घेरने वाले कोमल प्रकाश से धुल गई। धन्यवाद वेंडी, विलियम ने उसके गाल पर चुंबन करते हुए कहा। स्वागत है, वेंडी ने जवाब दिया, लेकिन आपको आराम करना चाहिए। हालांकि मैंने आपकी चोटों को ठीक कर दिया है, फिर भी आपके शरीर में थकान अभी भी बनी हुई है। विलियम ने सिर हिलाया। फिर उसने उन सभी लोगों की ओर देखा जिन्होंने 1020 डोमेन के अंदर से उसे नैतिक समर्थन दिया था, जब वह एल्व्स और सिल्वरमून महाद्वीप के गार्डियंस के खिलाफ लड़ रहा था। आप सभी ने देख लिया है कि भविष्य में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, विलियम ने गंभीर भाव से कहा। किलिन, एनरू, प्राचीन गोलेम, ड्राउम और एक विशालकाय ड्रैगन, एजेकालो। ये तीनों एल्फ पदानुक्रम में सबसे ऊपर हैं और ये वे शत्रु हैं जिन्हें हम इस समय पर परास्त नहीं कर सकते। 1000 जानवरों के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे समझ गए थे कि असंख्य जानवरों और एक छद्म देवता का मुकाबला करना उनके लिए असंभव था, भले ही उनकी संख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो। काश कारावास के दौरान मेरा मानसिक संतुलन न बिगड़ा होता तो मैं उस गोलेम को आसानी से अपने पैरों तले कुचल देता, कासुगोनगा ने घृणापूर्वक कहा। तुम एक छद्म देवता को कुचल दोगे? पसोगलाव हंस पड़ा। तुम तो बड़े अजीबोगरीब बातें करते हो कासुगोनगा। इसमें मजाक की क्या बात है? मैं तो एक अर्धदेव हूँ। अरे वाह, क्या संयोग है, मैं भी एक अर्धदेव हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, साथ ही अर्धदेव। कासुगोनगा ने झुंझलाहट में अपना पैर पटका। उसे समझ आ गया था कि सोगलाव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक पूर्व अर्धदेव है। इंद्रधनुषी रंग के चींटीखोर का मन कर रहा था कि वह गोल होकर मुस्कुरा रहे राक्षसी कुत्ते को पिज्जा के आटे की तरह चपटा कर दे। विलियम मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हैरानी की बात यह थी कि अटलांटिस में कालकोटरी अभियानों के दौरान कासुगोनगा और सोगलाव दोस्त बन गए थे। पहले तो चींटी खाने वाला और राक्षसी कुत्ता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अब वे आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। उसे उम्मीद थी कि उसने हाल ही में जिन जानवरों को पकड़ा है, वे भी उसके क्षेत्र के पहले निवासियों के साथ संबंध बनाएंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे। आपको एल्व्स के रक्षकों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विलियम ने कहा। उनका डटकर सामना करने के लिए दूसरे लोग होंगे।
आपको एल्फ सेना के मुख्य भाग के बारे में चिंता करनी चाहिए। युद्ध के मैदान में हमारा सामना उन्हीं से होगा। विलियम कुछ देर रुका और उसने अपने प्रेमियों, अपने गुरु और अपने शूरवीरों के चेहरों को गौर से देखा। उन सभी की निगाहें दृढ़ थीं और वे उसे देख रहे थे। वह जानता था कि जब एल्फ्स ग्लैडियोलस की राजधानी में पहुंचेंगे तो वे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। इस लड़ाई का नतीजा ग्लैडियोलस में तय होगा, विलियम ने सोचा। कॉनर, मुझे उम्मीद है कि तुमने पर्याप्त तैयारी कर ली होगी। विलियम को यह विडंबनापूर्ण लगा कि वह उस व्यक्ति की सफलता की कामना कर रहा था जिसने ये सारा झंझट शुरू किया था, और वह व्यक्ति अपनी किसी भी तैयारी में सफल हो। फिर भी उस आधे एल्फ को पता था कि चाहे वह अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगा दे, वह अकेले इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा। उसे कॉनर और उसकी योजनाओं की जरूरत थी। विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग अभी आराम कर लीजिए। कल एक नया दिन है और हम सबके सामने नई चुनौतियां आने वाली हैं। फिर उसने मिनोटॉर जाति के सदस्यों के सामने खड़े एरचितु की ओर देखा। विलियम ने उसे आरंभ के द्वार में प्रवेश करने की अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। वह विशालकाय सफेद बैल की उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मेरा अनुमान सही हो। विलियम ने उत्सुकता से अपनी मुट्ठी भींच ली। राजा मिनोस, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे कल आपसे बात करने का मौका मिले। अध्याय 474, दयालु हृदय वाला फिर भी आसानी से नाराज होने वाला आकाश का देवता। इस अध्याय को न खोलें। टाइमर सेट करते समय गलती से यह पोस्ट हो गया। अगर आप कहानी का क्लाइमैक्स नहीं जानना चाहते तो इस अध्याय पर क्लिक न करें। मैं इसे जल्द से जल्द हटवा दूंगा। अजय मिलियन बीस्ट चार्ज। सक्रिय कौशल। दुश्मनों की ओर बढ़ते समय झुंड और राजा की सेना के सभी सदस्यों को दूर से किए जाने वाले हमलों के खिलाफ 80% प्रतिरोध प्राप्त होता है। दुश्मनों की ओर बढ़ते समय झुंड और राजा की सेना के सभी सदस्यों को जादुई हमलों के खिलाफ 80% प्रतिरोध प्राप्त होता है। हड और किंग्स लीजन के प्रत्येक सदस्य को एक जादुई सुरक्षा कवच प्राप्त होगा जो 1000 हेल्थ पॉइंट्स तक के नुकसान को सहन कर सकता है। झुंड का कोई भी सदस्य जिसे 1000 हेल्थ पॉइंट से अधिक का नुकसान होता है, वह तुरंत इस बफ का प्रभाव खो देगा। इस कौशल का उपयोग तभी किया जा सकता है जब झुंड में 10 लाख या उससे अधिक सदस्य हों। ड्राउन ने हजारों अर्थ स्पाइक्स बुलाए और उन्हें हमलावर बीस्ट आर्मी पर फेंक दिया। एनरू और किलिंस ने अपने बिजली के विस्फोटों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया, जो एंगोरियन युद्ध संप्रभु की पीठ पर सवार लाल बालों वाला लड़का था। एजकालोर ने अनिच्छा से हवा के बल्ले बुलाकर हमला करने के लिए दांत पीसे, लेकिन उसने विलियम को निशाना नहीं बनाया। इसके बजाय उसने अपना हमला उन अन्य जानवरों पर केंद्रित किया जो आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही जेकिल ने अपना रूप बदला और शहर की दीवारों के ऊपर से उड़ान भरी, ग्लैडियोलस शहर में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। उसका इरादा विलियम के साथ मिलकर एल्फ सेना से सीधे मुकाबले में शामिल होने का था। ताओटी लंबे समय से अपनी शक्ति को रोके हुए थे और एनरू को बुरी तरह हराना चाहते थे। अगर एल्फ सेना की पंक्तियों में अन्य संरक्षक मौजूद न होते तो वह पहले ही आगे बढ़ चुका होता और अपनी इच्छानुसार तबाही मचा चुका होता। जैसे ही एंगोरियन युद्ध सम्राटों ने दूरी कम की, एल्व्स और गार्जियन बीस्ट्स के संयुक्त जादुई हमले उनके शरीर से टकराकर वापस उछल गए। ड्राउन दहाड़ते हुए विलियम और उसकी दानव सेना को चींटियों की तरह कुचलने के इरादे से आगे बढ़ा। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद उसे रुकना पड़ा। एक काला मिनोटॉर प्राचीन गोलेम के सामने छाती पर भुजाएं बांधे खड़ा था। हालांकि राजा मिनोस 3 मीटर लंबा था, लेकिन 100 मीटर ऊंचे गोलेम के सामने वह एक छोटे से कीड़े जैसा लग रहा था। फिर भी मिनोटॉर जाति के सम्राट के चेहरे पर एक शांत भाव था क्योंकि वह हवा में मंडरा रहे थे। तुम अपने बराबर के किसी को क्यों नहीं चुनते? राजा मिनोस ने 100 मीटर ऊंचे मिनोटॉर में रूपांतरित होने से पहले चुनौती दी, जिसकी उपस्थिति से हर कोई कांप उठा। या तुम्हारी गरिमा इतनी गिरी हुई है कि तुम केवल बच्चों को ही धमका सकते हो? चुप रहो जानवरों, ड्राउन चिल्लाया। राजा मिनोस मुस्कुराए और प्राचीन गोलेम के ताने को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता है कि सिल्वर मून महाद्वीप हाल ही में बहुत शांत हो गया है, राजा मिनोस ने टिप्पणी की। तुम्हारे जैसे छोटे से गोलेम को लगता है कि वह अकेले ही पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अंतिम निर्णय लेने के बाद विशालकाय काले मिनोटॉर ने प्राचीन गोलेम के शरीर को पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। उसका इरादा दोनों सेनाओं से दूर ड्राउन से लड़ने का था क्योंकि छद्म देवताओं के टकराव से आपसी गोलीबारी हो सकती थी। राजा मिनोस को यह नहीं पता था कि ड्राउन को एल्व्स की परवाह है या नहीं, लेकिन वह अपनी प्रजा की परवाह करता था। अपने उत्पात के दौरान अनजाने में उन्हें मार डालने का विचार उसके हृदय पर बोझ डालता था।
जब राजा मिनोस ड्राउन के साथ द्वंद्वयुद्ध के लिए गए तब तक विलियम की सेना ने दूरी को आधा कम कर दिया था। तभी एला ने युद्ध घोष किया जिससे सभी के आंकड़े 30% और बढ़ गए। कॉनन ने ये दृश्य देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका खून खौल उठा और उसने शहर के द्वार खोलने का आदेश दिया। वह जानता था कि यह एक निर्णायक क्षण था और वह अपनी सेना को पीछे नहीं हटा सकता था। यदि विलियम और उसकी सेना इस युद्ध में हार जाती तो अगला शिकार वह स्वयं होता। ग्लैडियोलस के द्वार खुल गए और सुपर सोल्जर्स और ऐश गोलेम्स तेजी से आगे बढ़े। कॉनन ने सीटी बजाए और एक काला ग्रिफॉन उसके बगल में आकर उतरा। उसने युद्ध में शामिल होने और अपने खोए हुए व्यक्ति का बदला लेने के लिए जितना हो सके उतने एल्फों को मारने की योजना बनाई। कैलम, मैं शहर की कमान तुम्हें सौंप रहा हूं, कॉनन ने कहा। कैलम ने सिर हिलाते हुए कहा, सावधान रहें महोदय। कॉनन ने उसे एक संक्षिप्त इशारा किया और फिर अपने वाहन को उड़ने का आदेश दिया। ग्रिफॉन और हिप्पोग्रिफ भी उड़ गए और उसके पीछे पीछे युद्ध के मैदान में चले गए। 100 से अधिक लाम्सस शहर की दीवार की ओर उड़े और राजकुमार अलारिक और स्वतंत्रता सेनानियों के पास उतरे। युवराज लाम्सुस के नेता पर सवार हुए और बाकी लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। वे न केवल हेलेन साम्राज्य के लिए बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए भी लड़ रहे थे। ज़ेलान राजवंश की जय हो। राजकुमार अलारिक ने अपना हथियार उठाया। ज़ेलान राजवंश की जय हो। इसके बाद राजकुमार अलारिक ने अपनी तलवार एल्फ सेना की ओर तान दी और वह तथा स्वतंत्रता सेनानियों के सदस्य युद्ध के मैदान में उतर गए। मार डालो, मार डालो। अलांडोर ने अग्रिम पंक्ति को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया क्योंकि एल्फ जादूगर अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे। एल्फ योद्धाओं द्वारा तीरों की बौछार लगातार होती रही, लेकिन ये सभी हमले उस अवरोध से विक्षेपित हो गए जो आने वाली पशु सेना की रक्षा कर रहा था। बाधा खड़ी करो, अलेंडोर ने आदेश दिया। आक्रमणकारी कौशल का प्रयोग करने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि विलियम की सेना लगभग उन पर टूट पड़ी थी। तभी एल्फ जादूगरों ने एक जादुई कवच बनाया जो ग्लैडियोलस को ड्राउन के शक्तिशाली आक्रमण से बचाने वाले कवच से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब अवरोध प्रभावी हुआ तो अग्रिम पंक्ति में मौजूद कल्पित बॉनों ने राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे उन जानवरों के साथ आमने सामने की टक्कर में बच पाएंगे जो किसी भी प्रकार की क्षति से अप्रभावित प्रतीत होते थे। इसी क्षण एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसके बाद एक प्यारी सी लेकिन नफरत से भरी आवाज उनके कानों तक पहुंची। ब्लड ईगल स्कैड्रेज रॉकेट की तरह नीचे उतरा। ये हेस्टिया की दुनिया में मौजूद सबसे तेज शिकारी पक्षियों में से एक था, जिसकी पीठ पर इंद्रधनुषी रंग का एक चींटीखोर बैठा था, जिसकी एल्फ्स के प्रति दुश्मनी हजारों वर्षों से गहरी होती जा रही थी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कासोगोनगा इंद्रधनुषी रंग के विध्वंसक गोले में बदल गया और एल्फ्स की जादुई बाधा से टकरा गया। एल्फ्स के अविश्वास के बीच जिस जगह नन्हे चींटीखोर ने अपना शरीर पटका था, वहां दरार पड़ गई। जल्द ही ये दरार चौड़ी हो गई और जादुई अवरोध के पार फैल गई। अगर तुम अपने दिवास्वप्नों को देखना बंद नहीं करोगे तो मैं उन्हें चकनाचूर कर दूंगा, कासोगोनगा ने घोषणा की। ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल पहले हुआ था। मैं आज यहाँ तुम्हारे सभी भ्रमों को तोड़ने आया हूँ। मैं लुढ़क रहा हूँ। आकाश के देवता के हजारों साल पहले की तरह लुढ़कने पर जादुई अवरोध अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। इंद्रधनुषी रंगों वाली रोलिंग कैलामिटी, दयालु हृदय वाले लेकिन आसानी से नाराज हो जाने वाले आकाश के देवता जो मन में द्वेष रखते थे। एकमात्र और अद्वितीय कासोगोनागा। असंभव, शेफेल ने हैरानी से कहा जब उसके सामने की बाधा टूटकर बिखर गई। अगला आदेश देने से पहले अलेंडोर कुछ क्षणों के लिए रुक गया। टकराव के लिए तैयार हो जाओ, अलेंडोर चिल्लाया। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने तुरंत अपनी ढालें निकाली और हमले के लिए तैयार हो गए। जमीन उनके पैरों तले कांप उठी, जिससे सभी कल्पित बॉनों ने अपने दांत भींच लिए। लाखों खुरों और पंजों की गड़गड़ाहट ने एक घातक ध्वनि उत्पन्न की जो गरजते बादलों की गड़गड़ाहट के समान थी। जैसे ही एलेंडोर ने देखा कि आक्रमण के अग्रभाग पर मौजूद अंगोरियन युद्ध सम्राट अपने एडमेंटियम प्रबलित सींगों को नीचे करके एल्विन संरचना की ओर अपना रास्ता बना रहा है, समय धीमा होता प्रतीत हुआ। उसने देखा कि सेना के आगे मौजूद एल्स और वन भेड़िए अजेय पशु आक्रमण की गति के कारण पीछे की ओर धकेले जाने पर अपने पीछे मौजूद साथियों से टकरा गए। विलियम की राजा की सेना ने बेरहमी से अपने सामने खड़े सभी लोगों को कुचल दिया, जिससे हवा में खून के छींटे उड़ने लगे। अध्याय 475 जाओ और हमारे अतिथि का स्वागत करो। सुबह हुई और आखिरकार एल्फ्स ने विलियम के हाथों हुए नुकसान का हिसाब किताब पूरा कर लिया। उस अर्ध एल्फ ने 1 घंटे से भी कम समय में 11 टेलीपोर्टेशन गेट नष्ट कर दिए थे। ये गेट रणनीतिक स्थानों पर स्थित थे, जिनकी मदद से राजधानी से उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर तेजी से यात्रा की जा सकती थी।
सिस्टम ने अनुमान लगाया था कि एल्व्स के मार्च को यथासंभव देरी से रोकने के लिए उन्हें कम से कम 8 मुख्य टेलीपोर्टेशन गेटों को नष्ट करना चाहिए। सौभाग्य से विलियम ने उस संख्या को पार कर लिया था, जिससे एल्व्स के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई। अब उन्हें हेलन साम्राज्य की सीमा तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग से लगभग 8 दिन की यात्रा करनी थी। यदि वे जमीन के रास्ते यात्रा करते तो इसमें और भी अधिक समय लगता। तीनों संरक्षक, राजकुमारी ओविन अलेंडोर, कुलों के मुखिया और एल्फ सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी अपनी अगली कार्ययोजना पर चर्चा करने के लिए शाही महल के सम्मेलन कक्ष में एकत्रित हुए थे। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या एल्फ सेना को एक साथ यात्रा करनी चाहिए या उड़ने वाले घोड़ों वाले सैनिकों को पहले आगे बढ़ने देना चाहिए। उनका गंतव्य एजियोर किला था। अलेंडोर ने प्रस्ताव दिया कि उड़ने वाले घोड़ों वाले सैनिकों को पहले आगे बढ़ना चाहिए, ताकि सेना के मुख्य भाग के आने से पहले आवश्यक तैयारियां की जा सकें। कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई, जबकि अन्य ने असहमति जताई। मुझे लगता है कि अगर सेना एक साथ यात्रा करे तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, इल्विन कमांडरों में से एक ने गंभीर भाव से कहा। कल रात जो हमला हुआ वह सुनियोजित प्रतीत होता है। हालांकि रिपोर्टों में कहा गया है कि हमलावर केवल एक व्यक्ति था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास अतिरिक्त सहायता के लिए कोई सहयोगी नहीं थे। बिल्कुल, एरोअन कबीले के मुखिया ने अपनी सहमति व्यक्त की। यदि आप टेलीपोर्टेशन गेटों की स्थिति का अध्ययन करें तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें मानव साम्राज्य की और हमारी प्रगति में यथासंभव देरी करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था। आपने कहा कि संत का पुत्र हेलन साम्राज्य से था, फिर भी उसने सटीक निशाना साधा। ये जानकारी केवल इस राजवंश के स्थानीय नागरिकों को ही उपलब्ध होनी चाहिए। जाहिर है, उसके सहायक भी थे, ऐसे सहायक जिनकी संख्या के बारे में हमें जानकारी नहीं है। एरोअन कबीले के मुखिया कुछ और कहने ही वाले थे कि शेफेल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपना गला साफ किया। कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा, शेफेल ने आत्मविश्वास से कहा। भले ही उस व्यक्ति के सहयोगी हों तो क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा वे बस इंसान के बच्चे ही हैं। इसके बाद शेफेल ने एल्फ कमांडर की ओर देखा, जिसने कहा था कि एल्फ सेना को एक इकाई के रूप में यात्रा करनी चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी शक्तिशाली एल्फ सेना बच्चों से डरती है? शेफेल ने पूछा। महामहिम, मेरा मतलब यह नहीं था, एल्फ कमांडर ने शांत भाव से उत्तर दिया। युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकना एक घातक गलती होती है। उनका अत्यधिक आकलन करना भी एक घातक गलती होगी, ड्राउम ने उत्तर दिया। एनेरू और एजकालोर अग्रिम पंक्ति के साथ चले गए, जबकि मैं मुख्य सेना की देखरेख के लिए यही रहूंगा। भले ही वह अर्धएल्फ अतिरिक्त सैनिकों के साथ वापस आ जाए, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। एल्वेन कमांडर ने मन ही मन आह भरी और अनिच्छा से सिर हिलाया। चूंकि उनके एक संरक्षक ने इस बातचीत में हस्तक्षेप करने का फैसला किया था, इसलिए आगे कोई भी बहस करना व्यर्थ था। इसके बाद बातचीत अगले कार्य की ओर बढ़ी, जो कि सेना द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनाए जाने वाले मार्ग का चयन करना था। ड्राउम, अलेंडोर और अन्य अधिकारियों ने तब भौहें चढ़ा ली जब उन्हें पता चला कि जमीन पर यात्रा करने वालों के लिए एकमात्र रास्ता उत्तरी क्षेत्रों के पहाड़ों से होकर गुजरता है। ज़ेलान राजवंश की संरचना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजे गए जासूसों के अनुसार उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में खड़ी ढलानें, चट्टानें और संकरे रास्ते थे जो सेना की आवाजाही को सीमित कर देंगे। साथ ही ये घात लगाने के लिए एकदम सही जगह थी। तीनों रक्षकों को विलियम की उनसे बच निकलने की क्षमता के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उन्हें यकीन था कि वह उनकी प्रगति में बाधा डालने के लिए उत्तरी पहाड़ों में प्रकट होगा। कितना बड़ा झंझट करने वाला कमीना है, एनरू ने चिढ़कर कहा। एजकालोर ने कुछ नहीं कहा और अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखा। उसे ये भी लगा कि विलियम बहुत साहसी व्यक्ति है और पहाड़ों में आकर उन पर घात लगाने की उसकी संभावना बहुत अधिक है। यहाँ तक कि ड्राउम को भी यह मानना पड़ा कि हाफ एल्फ की भागने की क्षमता असाधारण थी। विलियम को जहां उन्होंने घेर रखा था, वहां से सैकड़ों मील दूर तक की भूमि को स्कैन करने के बाद भी उसे कोई परिणाम नहीं मिला। इस खोज के कारण उनकी समस्या के सर्वोत्तम समाधान को लेकर एक और बहस छिड़ गई। मुझे लगता है कि सेना का एक साथ यात्रा करना सबसे अच्छा है। राजकुमारी एओविन ने अपनी राय व्यक्त की, क्योंकि कोई और ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या किया जाए। संख्या में सुरक्षा होती है और हम इस भूमि की भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं हैं, राजकुमारी एओविन ने कहा। यह सोचना मूर्खता होगी कि हम इन भूमि को अच्छी तरह जानते हैं, जबकि हम यहाँ केवल थोड़े समय से ही हैं। संत के पुत्र को कम आंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पिता एक वीर हैं और उनकी माता विश्व वृक्ष की संरक्षक हैं।
उन्होंने टेलीपोर्टेशन गेट्स को नष्ट करके और हमें घेर कर आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही रास्ता अपनाने पर मजबूर करके अपनी क्षमताओं को पहले ही साबित कर दिया था। साथ ही वे हमारी घेराबंदी से बच निकलने में भी कामयाब रहे। ये कारनामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अपनी राय व्यक्त करने के बाद एल्फ्स की राजकुमारी ने अपना सिर झुका लिया। हालांकि उन्होंने यह बात जोर से नहीं कही, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि विलियम सिल्वरमून महाद्वीप के 3 संरक्षकों की नाक के नीचे से ही निकल जाने में कामयाब हो गया था। ड्राउम और एनरू के होठों के कोने फड़क उठे क्योंकि वे राजकुमारी एओविन के कथन का खंडन नहीं कर सके। दूसरी ओर एजकालोर ने सहमति में हल्की सी हंसी दी। अपने दोनों साथियों के विपरीत एल्डर ड्रैगन विलियम के साहसी पलायन से काफी खुश था। इससे उस लड़के के प्रति उसकी धारणा और भी पुख्ता हो गई थी जिससे वह पिछली रात मिला था। आधे घंटे बाद सभी इस बात पर सहमत हुए कि सेना को एक साथ मार्च करना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कुछ घंटे पहले हुई घटना दोबारा न हो। जैसे ही एल्फ्स ने अपनी चर्चा समाप्त की, विलियम आरंभ के द्वार पर पहुंच गया। वह देर तक सोता रहा क्योंकि उसके प्रेमियों का उसे जगाने का मन नहीं हुआ और उन्होंने उसे ठीक से आराम करने दिया। फिर भी वह शुक्रगुजार था क्योंकि जागने के बाद उसे ताजगी महसूस हुई। पिछले कुछ सप्ताह उसके लिए थका देने वाले रहे थे क्योंकि वह नायशा राजवंश में संसाधनों की खोज और अपनी सेना में शामिल करने के लिए झुंड प्रकार के जानवरों को पकड़ने के लिए लगातार यात्रा कर रहा था। जैसे ही वह आरंभ के द्वार की ओर बढ़ा, उसे आसपास एक स्वागतपूर्ण उपस्थिति का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो द्वार किसी पुराने मित्र से मिल रहा हो जो कई वर्षों से वहां नहीं आया था। विलियम ने कुछ देर तक गेट को घूरा, फिर अपने दोनों हाथ उस पर रख दिए। अचानक उसके शरीर में झुनझुनी सी दौड़ गई और उसके स्टेटस पेज पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह लेस देन डिंग ग्रेटर देन लेस देन। क्या आप आरंभ के द्वार में प्रवेश करना चाहेंगे? ग्रेटर देन लेस देन हाँ नहीं ग्रेटर देन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विलियम ने हाँ चुना और तुरंत ही उसने खुद को द्वार की ओर खींचा हुआ महसूस किया। जल्द ही उसने खुद को एक सुरंग के अंत में पाया जहां से वह दूर एक विशाल भूलभुलैया को घूर रहा था। एरचिटू, विलियम ने धीरे से कहा। आधे एल्फ के बगल में एक पोर्टल प्रकट हुआ और उसमें से एक विशालकाय सफेद बैल बाहर निकला। एरचितू के चेहरे पर हैरानी का भाव था जब उसने भूलभुलैया का प्रवेश द्वार देखा जो उन्हें राजा मिनोस के महल की ओर ले जाएगा जहां मिनोटॉर जाति निवास करती थी। अविश्वसनीय, एरचितू ने बुदबुदाया। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतनी शक्तिशाली मुहर लगे होने के बावजूद तुम आरंभ के द्वार से गुजर सकते हो। एरचितू ने अपने बगल में बैठे आधे एल्फ को सच्ची प्रशंसा के साथ देखा। आखिर तुमने ये कैसे किया? एरचितू ने पूछा। विलियम ने अपना गाल खुजलाया क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने ऐसा कैसे किया। उसे यह नहीं पता था कि आरंभ का द्वार डेविड ने मिनोटॉर जाति को उन लोगों से बचाने के लिए बनाया था जो उनका बुरा चाहते थे। चूंकि इसे उन्होंने ही बनाया था, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि उनके चुने हुए शिष्य भी इसमें प्रवेश कर सकें। क्या हमें आपके राजा से मिलने से पहले उस भूलभुलैया को पार करना होगा? विलियम ने विषय बदलने का फैसला किया और एक सवाल पूछा। एरचितू को इशारा समझ आ गया और उसने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि विलियम उस समय इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए एरचितू ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। हाँ, एरचितू ने उत्तर दिया। इस भूलभुलैया के पार एशियनवार्ड महल स्थित था, मिनोटॉर जाति का गढ़। विलियम को एरचितू के शब्दों में गर्व का भाव महसूस हुआ जब उसने अपने महल का नाम लिया। आधे एल्फ को समझ आ गया था कि अपनी मौजूदा परिस्थितियों के कारण घर न लौट पाने से विशालकाय बैल को अपने घर की बहुत याद आ रही थी। तो चलिए चलते हैं, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर संभव हो तो मैं आपके राजा से मिलना चाहूंगा। क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं? एरचितू ने सिर हिलाते हुए विलियम को उठाने के लिए अपना हाथ नीचे किया। फिर उसने चरवाहे को अपने कंधे पर बिठाया और भूलभुलैया के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। मिनोटॉर जाति को भूलभुलैया का रास्ता मुंह जुबानी याद था और उनमें से कोई भी चाहकर भी उसमें खो नहीं सकता था। विशालकाय बैल ने प्रवेश द्वार के अंदर कुछ ही कदम रखे थे कि भूलभुलैया की दीवारें हिलने लगीं। एरचितू और विलियम की आंखें तब चौड़ी हो गईं जब भूलभुलैया उनकी आंखों के सामने ही फिर से व्यवस्थित हो गई। घुमावदार रास्तों की जगह दीवारें सही ढंग से व्यवस्थित हो गई थीं, जिससे आगे बढ़ने का एक सीधा रास्ता बन गया था। क्या ये सामान्य है? विलियम ने पूछा। एरचितू ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। इतने वर्षों तक भूलभुलैया में घूमने के बाद ये पहली बार था जब उसने ये घटना देखी थी। स्पष्टतः यह एक और विशेषाधिकार था जो केवल दाऊद के शिष्य को ही उपलब्ध था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
एशियनवार्ड महल के भीतर राजा मिनोस ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि कोई आरंभ के द्वार में प्रवेश कर रहा है, और जानते थे कि यह कोई साधारण घुसपैठिया नहीं है। मिनोटॉर जाति के राजा ने अपना हाथ उठाया और 2 मिनोटॉर उनके सामने प्रकट हो गए। जाओ और हमारे अतिथि का स्वागत करो, राजा मिनोस ने आदेश दिया। उसे मेरे पास लाओ। जी हाँ महाराज। अध्याय 476 टूटी हुई शपथ का प्रायश्चित। 1 घंटे बाद विलियम और एर्चिटू एशियनवार्ड पैलेस पहुंचे। उनके साथ 2-3 मीटर ऊंचे मिनोटॉर भी थे। जब एर्चिटू ने हाफ एल्फ को बताया कि उनके दोनों अंगरक्षक मिनोटॉर जाति के 2 राजकुमार हैं, तो वह स्तब्ध रह गया। लाल मिनोटॉर का नाम इकारस था, जबकि नीले मिनोटॉर का नाम डेडलेस था। भूलभुलैया के अंत में विलियम और एर्चितू से मिलने पर दोनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों राजकुमार एर्चितू को विलियम के साथ देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि आरंभ के द्वार के पूरी तरह से बंद होने के कारण कोई भी उससे अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। वे इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे कि शक्तिशाली संरचनाओं के बावजूद, जिन्होंने एल्व्स को उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने से रोक रखा था, लाल बालों वाला लड़का उनके क्षेत्र में कैसे प्रवेश करने में सक्षम था। इकारस ने सिंहासन कक्ष की ओर जाने वाले दरवाजे खोले और विलियम को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही उसने सिंहासन कक्ष में कदम रखा, हाफ एल्फ की नजर संगमरमर के सिंहासन पर पड़ी, जहां एक काला मिनोटॉर बैठा था, जो विलियम को गहरी दिलचस्पी से देख रहा था। आगे आओ बालक, राजा मिनोस ने दोस्ताना लहजे में कहा। काफी समय हो गया है जब हमारे महल में कोई मेहमान आया है। विलियम ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी रूप से मिनोटॉर जाति के सम्राट के आदेश का पालन किया। वह सिंहासन से 10 मीटर दूर आकर रुका और राजा को देखने लगा, जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। मैं समझ गया, तो तुम हमारे शाश्वत संरक्षक के शिष्य हो, राजा मिनोस ने अपने संदेह की पुष्टि करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। मिनोटॉर का राजा खड़ा हुआ और अपने सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरकर विलियम से 2 मीटर की दूरी पर रुक गया। इकारस और डेडलिस की तरह राजा मिनोस भी 3 मीटर लंबा था और उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। हालांकि विलियम को लगा कि ऐसा करना अपमानजनक होगा, फिर भी वह मिनोटॉर राजा की जानकारी की जांच करने के लिए अपनी मूल्यांकन क्षमता का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं पाया। योजक चिन्ह। राजा मिनोस, मिनोटॉर जाति का संप्रभु, वह जिसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। कानून संहिता के निर्माता। खतरे का स्तर SSR जोड़। छद्म देवता, झुंड में जोड़ा जा सकता है। सफलता दर 0.0001%। राजा मिनोस मिनोटॉर जाति के शक्तिशाली शासक हैं। उन्होंने ज़ेलान राजवंश की रक्षा की है और उन लोगों से इसे बचाया है जो इसकी भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। असाधारण शक्ति और बुद्धि से संपन्न, उन्होंने कानूनों की एक संहिता बनाई जो उन्हें थोड़े समय के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप वास्तविकता के नियमों को मोड़ने की अनुमति देती है। अपने पूर्वजों की ही तरह उन्होंने भी चरवाहों के ईश्वर के प्रति अपनी शाश्वत निष्ठा की प्रतिज्ञा की, जिसने उन्हें ये कृपा प्रदान की। युद्ध के मैदान में उनके आक्रमण को रोकने में सक्षम जीवित या मृत प्राणी बहुत कम ही थे। योजक चिन्ह। राजा मिनोस के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद विलियम ने घबराकर सांस ली। पहले तो उसे लगा कि मिनोटॉर का राजा अनायशा राजवंश की असंख्य चींटियों की रानी की तरह ही एक चरम असंख्य जीव है। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा मिनोटॉर पहले से ही प्राचीन गोलेम ड्राउन के समान एक छद्म देवता था। बच्चे, दूसरों की अनुमति के बिना उनके रहस्यों में ताक झांक करना अच्छा नहीं है, राजा मिनोस ने कहा। कम से कम ये बात मुझ जैसे प्राणियों पर तो लागू होती ही है। विलियम को शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसका कारनामा पकड़ा गया था। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और मिनोटॉर राजा से माफी मांगी, जो शैतानी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। मुझे खेद है महाराज, विलियम ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। राजा मिनोस अपने सिंहासन की ओर लौटते हुए मुस्कुराए। वे बस कुछ पुष्टि करना चाहते थे, इसलिए वे विलियम के पास गए। अपनी आशंका की पुष्टि करने के बाद वे एक बार फिर अपने सिंहासन पर बैठ गए और शांत भाव से लाल बालों वाले लड़के को निहारने लगे। क्या तुम जिज्ञासावश हमारे पवित्र स्थान पर आए हो, या तुम्हारा यहाँ आने का कोई उद्देश्य है? राजा मिनोस ने पूछा। विलियम ने सिर हिलाया। फिर उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को दक्षिणी महाद्वीप की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। विलियम की कहानी सुनकर इकारस और डेडलेस ने माथे पर शिकन डाली। हालांकि उन्हें पहले से ही यह उम्मीद थी कि ज़ेलान राजवंश पर जल्द ही एल्व्स का कब्जा हो जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बचे हुए लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया था। जब इकारस ने उन राख के गोलमों के बारे में सुना जो आग के गड्ढे में फेंके गए जीवित बचे लोगों के अवशेषों से पैदा हुए थे, तो वह क्रोध से दहाड़ उठा।
अज़ियोस से ये सुनकर विलियम को भी गुस्सा आया। बचे हुए लोगों को यातना देकर मार डालने के बाद उनके शवों का इस्तेमाल गोलेम बनाने के औजारों के रूप में किया गया ताकि युद्ध में एल्व्स की मदद की जा सके। ये बहुत ही अमानवीय कृत्य था, लेकिन एल्व्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे मनुष्यों को हीन जाति मानते थे। विलियम का वर्णन सुनने के बाद राजा मिनोस अपने सिंहासन पर बैठे रहे। उनके चेहरे पर अब भी शांत भाव था, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में क्षण भर के लिए हत्या की मंशा की एक हल्की सी झलक दिखाई दी, जो फिर पूरी तरह गायब हो गई। एरियाडने, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? राजा मिनोस ने पूछा। जी महाराज। सिंहासन कक्ष का दरवाजा खुला और लंबे गहरे भूरे बालों वाली एक महिला गंभीर भाव से चेहरे के साथ अंदर आई। विलियम ने उस नवागंतुक को देखा, लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह झील की सतह पर चंद्रमा के प्रतिबिंब की तरह थी, जो पत्थर फेंके जाने पर गायब हो जाता था और लहरें उठती थी जो उसकी छवि को नष्ट कर देती थी। विलियम के साथ यही हो रहा था। लाख कोशिश करने के बावजूद वह उस महिला की छवि को अपनी यादों में नहीं बसा पा रहा था। उसे तो ये भी याद नहीं आ रहा था कि वह कैसी दिखती थी। एरिडने ने विलियम की टकटकी भरी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और वह लाल बालों वाले लड़के से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी रही। महाराज, समय निकट है, एरिडने ने कहा। निर्णय आपके हाथों में है। राजा मिनोस ने सिर हिलाया और अपना ध्यान वापस विलियम की ओर केंद्रित कर लिया। क्या तुम मेरी मदद मांगने आए हो? राजा मिनोस ने पूछा। जी महाराज, विलियम ने उत्तर दिया। राजमहल में गहरी शांति छा गई। इकारस, डेडलिस, एरचितु और एरिडने राजा मिनोस के निर्णय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा मिनोस चाहे जो भी निर्णय लें, वे सभी उनके आदेश का पालन करेंगे। इस समय हमारी जाति के सदस्य कमजोर स्थिति में हैं, राजा मिनोस ने 5 मिनट के मौन के बाद कहा। साथ ही आरंभ का द्वार 2 वर्षों तक नहीं खुलेगा। यदि आप इन दोनों समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो मैं आपकी दुगुनी सहायता करने के लिए तैयार हूं। राजा मिनोस ने विलियम की आंखों में सीधे देखा, मानो वह उससे ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि क्या वह उन बाधाओं को दूर करने में सक्षम है जो उनके वंश को चरवाहों के ईश्वर के प्रति अपनी शपथ का सम्मान करने से रोक रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं मिनोटॉर जाति को उनकी कमजोर अवस्था से ठीक कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप आरंभ के द्वार को खोले बिना इस जगह से निकल सकते हैं, विलियम ने उत्तर दिया। जब तक आप इन दोनों स्थितियों से पार पाने में सक्षम हैं, हम आपके साथ मिलकर लड़ने के अपने वादे का सम्मान करेंगे, राजा मिनोस ने कहा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, महाराज। अच्छा, अब आप शुरू कर सकते हैं। इकारस, डेडलिस, उसे स्पाइहॉर्न हेवन ले आओ। हाँ महाराज। दोनों मिनोटॉर राजकुमार विलियम और एरचिटू को उस स्थान पर ले गए जहां मिनोटॉर जाति वर्तमान में विश्राम कर रही थी। सिंहासन कक्ष के दरवाजे बंद होने के बाद राजा मिनोस की निगाह एरिडने पर पड़ी, जो गंभीर भाव से उनकी ओर देख रही थी। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? एरियाडने ने पूछा। राजा मिनोस ने सिर हिलाया। बहुत से लोग मरेंगे, एरियाडने ने कहा। हाँ, राजा मिनोस सहमत हुए, लेकिन यह अपरिहार्य है। हमने ज़ेलान राजवंश के साथ साथ अपने शाश्वत संरक्षक से भी प्रतिज्ञा की थी। हमने अपनी पहली प्रतिज्ञा से मुंह मोड़ लिया है, हम दूसरी प्रतिज्ञा से मुंह नहीं मोड़ सकते। एरियाडने ने अनिच्छा से सिर हिलाते हुए आह भरी। उसने ही राजा मिनोस को मिनोटॉर जाति के अभयारण्य को सील करने की सलाह दी थी ताकि जब वे कमजोर अवस्था में हों तो एल्व्स उनके क्षेत्र पर आक्रमण न कर सकें। हालांकि ऐसा करके उन्होंने ज़ेलान राजवंश को उस पर आक्रमण करने की इच्छा रखने वालों से बचाने के अपने वचन को तोड़ दिया था। राजा मिनोस सही थे, वे पहले ही एक बार अपनी शपथ तोड़ चुके थे और ज़ेलान राजवंश के बचे हुए लोगों को एल्व्स के हाथों कष्ट भोगने की अनुमति दे चुके थे। ठीक है, एरियाडने ने दृढ़ता से कहा। मैं आवश्यक तैयारियां कर लूंगी। राजा मिनोस ने सिर हिलाया। जाओ, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। एरिडने ने सिंहासन कक्ष छोड़ने से पहले राजा को झुककर प्रणाम किया। जब एरिडने के पीछे दोनों दरवाजे बंद हो गए तो राजा मिनोस ने अपनी आंखें बंद कर ली। सैकड़ों वर्षों बाद उन्होंने स्वयं मिनोटॉरों का नेतृत्व करते हुए युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी। उन्हें युद्ध से डर नहीं लगता था, बल्कि वे युद्ध के लिए उत्सुक थे। वे एक ऐसी जाति थे जो युद्ध के लिए ही पैदा हुई थी, इसलिए विलियम के साथ लड़ना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि क्या विलियम मिनोटॉर जाति पर आए इस कमजोरी को दूर करने में सक्षम है या नहीं। जब तक वह समस्या हल नहीं हो जाती, वह उन घृणित एल्फों के सिर फोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, ताकि ज़ेलान राजवंश के निर्दोष बच्चों की जान का बदला ले सके, साथ ही उस शपथ से प्रायश्चित और मुक्ति पा सके जिसे उसने एक बार तोड़ा था।
अध्याय 477, और इस तरह ये शुरू होता है। अभी यही स्थिति है, विलियम ने गंभीर भाव से कहा। दुख की बात है, पहाड़ों में एल्फ सेना को परेशान करने की मेरी योजना रद्द करनी पड़ेगी। कॉनर ने सिर हिलाया। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा? जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में हो जाएगा, हालांकि उनकी संख्या को देखते हुए इसमें थोड़ा और समय लग सकता है। समझ गया, बाकी मैं संभाल लूंगा। कॉनर ने मेज पर उंगली थपथपाते हुए मन ही मन एक योजना बनाई। जिस मुखबिर की आपने बात की, क्या वह हमें एल्फ सेना की गतिविधियों के बारे में ताज़ा जानकारी भेज सकता है? और क्या उस जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है? विलियम ने सिर हिलाया। मैंने ब्रेंडन के बारे में उससे पहले ही बात कर ली है। वह जब भी संभव होगा आपके सहायक को नियमित रूप से अपडेट भेजता रहेगा। ठीक है, कॉनर ने उत्तर दिया। विलियम ने कॉनर के अनुमान को गंभीर भाव से देखा। वह जानता था कि जब तक वह अपना काम पूरा करेगा, इल्विन सेना शायद हेलन साम्राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी होगी। ड्यूस के नेता ने उसे पहले ही बता दिया था कि वे उनसे टकराव में नहीं उलझेंगे और अपनी पूरी ताकत से ग्लैडियोलस की रक्षा करेंगे। फिर भी विलियम को इस बात की चिंता सता रही थी कि अंतिम युद्ध होने से पहले वह शायद न पहुंच पाए। बस एक नज़र में ही मैं समझ गया कि तुम्हें नहीं लगता कि हम एल्फ सेना का सामना कर पाएंगे, कॉनर ने चिढ़कर कहा। अरे, तुम मेरी क्षमताओं को बहुत कम आंक रहे हो। क्या तुम सच में टिक पाओगे? विलियम ने पूछा। बिल्कुल, अगर लड़ाई सिर्फ एल्फ्स के खिलाफ है तो मैं कुछ दिनों तक शहर की रक्षा कर सकता हूँ। विलियम ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और कॉनर को घूरते हुए कहा, जानते हो, उनके बीच एक छद्म देवता भी है। इसमें क्या है? कॉनर ने ऐसे पूछा जैसे कि एक छद्म देवता का कोई महत्व ही न हो। ये तो बस एक प्राचीन पृथ्वी गोलेम है जो खुद को बहुत बड़ा समझता है। मैं इससे लंबे समय से इसकी औकात दिखाना चाहता था। अच्छा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये सच ही होगा। जरूरत से ज्यादा समय मत लो और उनके द्वारा भीतरी शहर की दूसरी रक्षा दीवार पर हमला करने से पहले यहां पहुंच जाओ। एक बार जब वे हमारी आखिरी रक्षा पंक्ति को भेद देंगे तो ग्लैडियोलस का पतन निश्चित हो जाएगा। विलियम ने सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर हालात बिगड़ते हैं तो आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। मैं आत्मसमर्पण? कॉनर ने ताना मारा। आत्मसमर्पण मेरे शब्दकोश में नहीं है, लड़के। वैसे भी मैंने कई सालों से एल्फ्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारी की है। यह उन सभी को परखने का अच्छा मौका है। मैं अब कनेक्शन काट रहा हूं। राजा मिनोस की हालत ठीक होते ही मुझे सूचना देना। बहुत खूब, मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं, विलियम ने उत्तर दिया। कॉनर ने सिर हिलाया और उसकी छवि पूरी तरह से गायब हो गई। विलियम ने आह भरी और मिनोटॉर जाति के उन असंख्य सदस्यों को देखा जो उसे देखने के लिए एकत्रित हुए थे। जैसा कि राजा मिनोस ने कहा था, मिनोटॉर जाति के सदस्य कमजोर अवस्था में थे। वे इस समय अपनी मूल शक्ति का केवल आधा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते थे। उनमें से कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं था कि उस युद्ध में लड़ सके जिसमें उनकी पूरी जाति का भविष्य दांव पर लगा हो। सर विलियम, सब कुछ तैयार है, इकारस ने कहा। हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। विलियम ने मिनोटॉर राजकुमार को एक संक्षिप्त इशारा किया और शहर के केंद्र की ओर चल पड़ा। वह वहीं ध्यान लगाता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करता ताकि मिनोटॉर जाति को परेशान करने वाली कमजोरी को दूर कर सके। योजक चिन्ह। इस बीच ज़ेलान राजवंश के आकाश में बहुत ऊपर रक्त ईगल स्कैड्रेज पूरी गति से हेलन साम्राज्य की दिशा में उड़ गया। विलियम ने उसे किरिंटोर पर्वत में स्थित ताकाम से मिलने का आदेश दिया था। उसे उस अर्धदेव से कुछ पुष्टि करनी थी जिसने शायद पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि घटनाएं उसी तरह घटित होंगी। इसके अलावा विलियम ये भी जानना चाहता था कि उस अर्धदेव ने उसे किस प्रकार की सहायता का वादा किया था। अभी वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं सुनना चाहता था। वह ये जानना चाहता था कि एल्फ्स के खिलाफ इस युद्ध में उसकी सहायता के लिए ताकाम क्या ठोस कदम उठाएगा। विलियम के झुंड और सेना के सदस्यों ने अटलांटिस कालकोटरी में प्रशिक्षण के दौरान अपनी संख्या बढ़ाने के प्रयासों को दोगुना कर दिया था। हेलन साम्राज्य की ओर बढ़ने और ग्लैडियोलस शहर में रक्षकों को सुदृढ़ करने से पहले उनके पास अपनी पूरी ताकत जुटाने का यह आखिरी मौका था। विलियम ने स्पायर हॉर्न हेवन के केंद्र में पालथी मारकर बैठते हुए गहरी सांस ली, जहां मिनोटॉर जाति के सभी सदस्य, जिनमें उनके बच्चे भी शामिल थे, एकत्रित हुए थे। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी मंगाई और उसे अपने पैरों पर रख लिया, फिर ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में उसके आसपास मौजूद लोगों पर एक हल्की हवा का झोंका आया। विलियम के शरीर के भीतर की शक्ति उमड़ने लगी और उसके हाथों में मौजूद लकड़ी की छड़ी में प्रतिध्वनित होने लगी।
1 मिनट बाद विलियम के शरीर के चारों ओर एक सुनहरा घेरा फैल गया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इसका आकार बढ़ता गया और यह उसके आसपास मौजूद सभी लोगों को अपने दायरे में लेने लगा। इस प्रक्रिया के लिए विलियम को बहुत एकाग्रता और असीमित जादुई ऊर्जा की आवश्यकता थी। सौभाग्यवश वह जिस स्थान पर बैठा था वह सीधे एक ऐसी जादुई रेखा के ऊपर था जिसमें अपार जादुई शक्ति समाहित थी। राजा मिनोस ने उसे इस विशाल जादुई शक्ति का उपयोग करने और मिनोटॉरों को उनकी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद करने की अनुमति दी थी। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी और विलियम को अपना काम पूरा होने तक धैर्य रखना पड़ा। वह जानता था कि अगर वह सचमुच सफल हो गया तो उसे एक शक्तिशाली सेना का साथ मिलेगा जो युद्ध का रुख उनके पक्ष में मोड़ने में मदद करेगी। योजक चिन्ह, आगे बढ़ो, अलेंडोर ने आदेश दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एल्फ सेना ने उसके आदेश को दोहराया और ब्रायर ग्लेन की राजधानी शहर में स्थित टेलीपोर्टेशन गेट में प्रवेश करने लगी। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अधिकांश द्वार नष्ट हो चुके थे, फिर भी कुछ ऐसे द्वार थे जो अच्छी कार्यशील स्थिति में थे। हालांकि उनके पास ज़ेलान राजवंश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के पहाड़ी रास्ते को पार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, फिर भी अलांडोर और एल्फ सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी रास्ते में किसी भी संभावित घात के बारे में चिंतित नहीं थे। एनरो और ड्राउम इस समय अपने निर्धारित मार्ग की रखवाली कर रहे थे और उन्होंने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली थी ताकि विलियम और उसकी अतिरिक्त सेना के आने और उनकी प्रगति में बाधा डालने की स्थिति में वे तैयार रहें। उन्हें अब भी यह नहीं पता था कि पिछली बार हाफ एल्फ उनकी घेराबंदी से कैसे बच निकला था, लेकिन दो गार्डियन को यकीन था कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। दोनों गार्डियन विलियम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वे उसे हमेशा के लिए पकड़ सकें। दुर्भाग्यवश आधा एल्फ अन्य कामों में व्यस्त था और उसके पास उनके साथ खेलने का समय नहीं था। इसी समय क्रेटोर साम्राज्य की सेना में भी हलचल शुरू हो गई। असंख्य चींटियों की रानी ने पहले ही एल्फ सेना की गतिविधियों की सूचना दे दी थी और युवा महारानी ने सोचा कि अब उनके लिए भी आगे बढ़ने का सही समय है। हालांकि उनका एल्फ्स और हेलन साम्राज्य के साथ एक अनाक्रमण संधि थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे दोनों पक्षों के बीच युद्ध को देख नहीं सकते थे। और अब इसकी शुरुआत होती है, महारानी सिडोनी ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए सोचा, जो एक उड़ने वाले सुनहरे चींटी अधिपति के ऊपर स्थापित था और सहस्राब्दी रैंक के शिखर पर था। ग्रैंड आर्कमेज एवेक्सियस, प्रिसिला और क्रेटोर साम्राज्य के 2 स्वॉर्ड सेंट महारानी के सिंहासन के पीछे अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। आगे बढ़ो, महारानी सिडोनी ने आदेश दिया। जयकारे और अनुमोदन की चीखों के साथ उसके आदेश का उत्तर दिया गया, क्योंकि योद्धा चींटियों का एक भव्य जुलूस दक्षिणी महाद्वीप में लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई को देखने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहा था। महारानी सिडोनी और उनके दरबारी इस युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से क्रेटोर सेना के अधिकांश सैनिकों, जिनमें उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल थे, ने पहले ही मान लिया था कि विजेता एल्फी होंगे। युवा महारानी उनमें से एक नहीं थी। उन्हें पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका प्रिय चरवाहा किसी न किसी तरह से स्थिति को पलट देगा और एल्स को करारी हार देगा। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी, सर विलियम। मुझे उस व्यक्ति की शक्ति दिखाइए जो मेरे प्यार के योग्य है। तुम्हारा मतलब हमारा प्यार है ना, सिडोनी? महारानी सिडोनी ने पश्चिम की ओर देखने से पहले अपने पति को चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। उन्हें अभी भी वे शब्द याद थे जो विलियम ने राजधानी वेरिटास में उनसे विदा लेने से पहले कहे थे। उस अर्धएल्फ ने कहा था कि अगर वह युद्ध में बच गया तो वह उसके प्रति अपनी भावनाओं पर गंभीरता से विचार करेगा। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, महारानी सिडोनी ने शपथ ली। उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर ली थीं और अंत तक उन्हें पूरा करने वाली थीं। अब बस यही सवाल बचा था कि क्या शो का मुख्य किरदार प्रकट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो महारानी सिडोनी के पास स्थिति को पलटने और मामले को अपने हाथों से सुझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 478, उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती। अनेस्ट, सुरक्षित रहना, ब्रियाना ने युवा राजकुमार का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है, वरना बड़े होकर मैं बिग ब्रदर से शादी कर लूंगी। मैं जरूर बच जाऊंगा, राजकुमार अनेस्ट ने दृढ़ता से उत्तर दिया। जिससे आपकी शादी होगी वह मैं ही हूं, बड़ी बहन। ठीक है, बस मरना मत। मैं नहीं मरूंगा। ब्रियाना ने युवा राजकुमार को अपने करीब खींचा और उसे गले लगाया। उसके बाद उसने महान सरदार के निवास के अंदर वापस दौड़ने से पहले उसके गाल पर एक चुंबन दिया। उसे डर था कि अगर वह और देर तक रुकी रही तो वह निश्चित रूप से उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होगी और हेलन साम्राज्य में उसकी वापसी में देरी हो जाएगी।
जनजातियों की वर्तमान महान सरदार होने के नाते ब्रियाना जानती थी कि कठिन समय में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए एक नेता का होना कितना महत्वपूर्ण है। राजकुमार अर्नेस्ट हेलेन साम्राज्य से संबंधित थे और शाही परिवार के सदस्य के रूप में यह उनका कर्तव्य था कि वे अपने राज्य को उन लोगों से बचाएं जो इस पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। युवा राजकुमार ने उदास चेहरे के साथ अपनी मंगेतर को भागते हुए देखा। हालांकि वह जानता था कि उसे हर हाल में जाना ही होगा। मैं तैयार हूं, राजकुमार अर्नेस्ट ने दृढ़ निश्चय के साथ राजकुमार अलारिक का सामना करते हुए कहा। राजकुमार अलारिक ने सिर हिलाया और युवा राजकुमार को रथ पर चढ़ने का इशारा किया। वह किरिंटोर पर्वत तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत से यात्रा कर रहा था, ताकि तीसरे राजकुमार को वापस ग्लैडियोलस की राजधानी तक ले जा सके। कुछ ही देर में लामासू ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की ओर उड़ गया, अपने पीछे उड़ने वाली गाड़ी को खींचते हुए। राजकुमार अर्नेस्ट ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे धीरे शूरवीरता की तीसरी चोटी को अपनी दृष्टि से ओझल होते हुए देखा। उन्हें नहीं पता था कि वे ब्रियाना को कब दोबारा देख पाएंगे, या उन्हें उससे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। मैं नहीं मरूंगा, राजकुमार अर्नेस्ट ने धीमी आवाज में कहा। मैं वादा करता हूं। राजकुमार अलारिक ने ऐसा दिखाया जैसे उसने युवा राजकुमार की बातें नहीं सुनी हों और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पिछले कुछ दिनों से वह इस चिंता में डूबा हुआ था कि क्या वह राजकुमार को अपने साथ आने के लिए मना पाएगा या नहीं, और इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। सौभाग्यवश राजकुमार अर्नेस्ट अपने राज्य से प्रेम करते थे और उन्होंने हेलेन की राजधानी लौटने के उनके अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कोना के अनुसार कुछ ऐसे कार्य थे जो केवल शाही परिवार के सदस्य ही कर सकते थे। विलियम की तरह ही राजकुमार अलारिक को भी कोना पसंद नहीं था, क्योंकि इस सारी गड़बड़ी के लिए वही जिम्मेदार था। हालांकि ज़ेलान राजवंश पर कब्जा करने वाले और उसे दूर देशों में भागने पर मजबूर करने वाले आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए उसके पास फिलहाल उसके साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्लैडियोलस शहर की ओर उनकी वापसी यात्रा में कम से कम 4 दिन लगेंगे। राजकुमार अलारिक को उम्मीद थी कि इन 4 दिनों में एल्फ शहर की दीवारों से काफी दूर होंगे। इस तरह राजकुमार अर्नेस्ट शाही परिवार के अधिकारों का उपयोग करके हेलेन साम्राज्य में टेलीपोर्टेशन गेट्स को निष्क्रिय कर सकेंगे। इससे उन्हें अपनी रक्षा तैयारियों के लिए कुछ और दिन मिल जाएंगे और उन बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा जो युद्ध में भाग लेने में सक्षम नहीं थे। साथ ही ड्यूस के नेता के अनुसार राजकुमार अर्नेस्ट को ग्लैडियोलस की वास्तविक रक्षात्मक क्षमताओं को सक्रिय करने का तरीका भी पता हो सकता है। योजक चिन्ह। एनरू ने जमीन पर नीचे देखते हुए अपनी जीभ चटकाए। वह इस समय पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर मंडरा रहा था जहां एल्फ सेना व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही थी। एजकालोर आकाश से भी हर चीज पर नजर रख रहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एल्फ सेना पर कोई खतरा न आए। दूसरी ओर ड्राउम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। ये लगातार रडार की तरह एक शक्तिशाली स्कैन भेजता रहता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि जमीन के ऊपर या नीचे कुछ भी असामान्य तो नहीं है। इसी क्षण उसने दूर से कुछ हिलता हुआ देखा। 2 पक्षी साथ साथ उड़ रहे थे। एक लाल पक्षी था, दूसरा नीला पक्षी। ड्राउन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने रास्ते में पहले भी ऐसे ही पक्षी देखे थे और तीनों रक्षकों ने सर्वसम्मति से यह माना था कि उनमें से कोई भी एल्फ सेना के लिए कोई खतरा नहीं है। एल्व्स अपनी बोरियत दूर करने के लिए इन पक्षियों को मार गिराना चाहते थे, लेकिन एनेरू की एक तीखी नजर ने उन्हें वहीं रोक दिया। ये खेलने का समय नहीं है, एनरू ने उन्हें याद दिलाया। जितनी जल्दी हम इन पहाड़ों को पार कर लेंगे उतनी जल्दी आप सब आराम कर सकेंगे। तब तक कोई अनावश्यक परेशानी न खड़ी करें। इस चेतावनी ने उन निर्दोष दिखने वाले पक्षियों की जान बचा ली जो पहाड़ों के चारों ओर जोड़े में उड़ने के अलावा कुछ नहीं करते थे। रात होने पर एल्फ्स ने रात भर आराम करने के लिए अपने तंबू गाड़ लिए। पर्वत श्रृंखला को पार करने में उन्हें 3 दिन लगेंगे और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। पर्वतीय क्षेत्र की चट्टानों से उगे पेड़ों पर बैठे इंद्रधनुषी रंग के पक्षियों ने एल्फ शिविर पर अपनी निगाहें गड़ा दी। वे धैर्यपूर्वक हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्रधनुषी रंग के पक्षी जानते थे कि उनके पास केवल एक ही मौका है, और वह भी सिर्फ एक ही। एक बार जब वे अपनी योजना को अंजाम दे देंगे तो सभी एल्फ्स और साथ ही तीनों संरक्षक उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगले दिन, ये वह दिन है जिसे आप हमेशा उस दिन के रूप में याद रखेंगे जब आप विलियम वॉन आइंसेवर्थ को लगभग पकड़ ही चुके थे। एनेरू और ड्राउम उस दिशा में दौड़े जहां से उन्हें उस अर्ध एल्फ की घमंडी आवाज सुनाई दी जिसे वे लंबे समय से प्रताड़ित करना चाहते थे। एजकालोर भी उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उन दोनों ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि जब वे दोनों दूर रहेंगे तो उसे एल्फ सेना की रक्षा करनी होगी।
जैसे ही दोनों रक्षकों ने अपना पद छोड़ा, इंद्रधनुषी रंग के कई पक्षी हवा में उड़ गए और चुपके से पहाड़ की चोटी के ऊपर से निकल गए। जब वे अपने गंतव्यों पर पहुंचे तो उन्होंने पर्वत श्रृंखला के साथ साथ दरारों में कई विस्फोटक क्रिस्टल स्थापित कर दिए। अपना कर्तव्य पूरा करते ही वे ऐसे उड़ गए मानो पहाड़ों में दर्शनीय स्थलों की सैर कर रहे हों। एल्फ सेना उस समय दोपहर का भोजन कर रही थी और उन्होंने अपना आगे बढ़ना रोक दिया था। इंद्रधनुषी पक्षियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन पर एक चाल चलने का फैसला किया ताकि आसपास की लगातार निगरानी कर रहे रक्षकों का ध्यान भटकाया जा सके। विलियम की आवाज की नकल करने वाला पक्षी लाल पक्षी भी एक था। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना ऊंचा कर दिया और पहाड़ की गूंज के सहारे अपनी आवाज को एल्फ्स के ठिकाने तक पहुंचाया। चिल्लाने के 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि एनरू वहां पहुंच गया। लाल पक्षी इतना समझदार था कि उसने अपने करतब के लिए पहले से ही कुछ जामुन तैयार कर रखे थे। लाल पक्षी के जामुन खाते समय एनरू ने आसपास का जायजा लिया। कुछ ही देर बाद राउंड प्रकट हुआ और उसने भी वही किया। B1 ने कुछ भी संदिग्ध करने की हिम्मत नहीं की और किसी भी आम पक्षी की तरह अपने दोपहर के भोजन का आनंद लिया। क्या तुम्हें वह मिला? ड्राउन ने पूछा। नहीं, एनरू ने जवाब दिया। उस कमीने के पास जादुई सुरक्षा घेरे में भी पल भर में गायब होने की क्षमता है। उसे पकड़ने का एकमात्र तरीका यही है कि हम उस पर अचानक हमला करें। ड्राउन ने सिर हिलाया क्योंकि वह एनरू के कथन से सहमत था। फिर उस प्राचीन गोलेम ने लाल पक्षी की ओर देखा जो अपने द्वारा एकत्रित किए गए जामुनों को खाने में व्यस्त था। एनरू ने भी पक्षी पर एक सरसरी नजर डाली और फिर एल्फ शिविर की ओर लौट गया। बिजली तत्व के असंख्य प्राणियों में से एक होने के नाते उसके पास भेस को पहचानने की क्षमता थी। वह पक्षी एक प्राणी था, न कि भेस बदला हुआ कोई अर्धएल्फ। चूंकि वह ये जानता था, इसलिए उसने लाल पक्षी पर दोबारा ध्यान नहीं दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। दूसरी ओर ड्राउन ने पक्षी को देर तक घूर कर देखा। जब भी एक अपने जामुनों के कारण लगभग दम घुटने ही वाला था, तभी प्राचीन गोलेम जमीन में विलीन हो गया और अपनी निगरानी जारी रखने के लिए पहाड़ की चोटी पर लौट गया। योजक चिन्ह। जब प्राचीन गोलेम ने आखिरकार को अकेला छोड़ दिया तो विलियम ने आह भरी। रेनबो बर्ड्स ने पर्वत श्रृंखला के प्रमुख स्थानों पर विस्फोटक क्रिस्टल सफलतापूर्वक लगा दिए थे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी योजना काम करेगी, लेकिन इसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं था। योजक चिन्ह। दूसरी रात जब एल्फ्स आराम करने के लिए लेट ही रहे थे, पहाड़ में एक बार फिर एक अभिमानी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उसने सेना की निगरानी कर रहे रक्षकों का मजाक उड़ाया। एनेरू, अपनी 2 मूंछें खोने पर कैसा लग रहा है? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि क्रेटोर साम्राज्य के रक्षक ने तुम्हारे चेहरे का इस्तेमाल राजमहल का फर्श पोंछने के लिए कैसे किया। यार, अगर मेरी जगह होता तो दूसरों को पता चलने पर शायद मैं शर्म से मर ही जाता। एनरू दहाड़ते हुए बिजली के बोल्ट में बदल गया और उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां से आवाज आई थी। ड्राउन भी चुप नहीं बैठा रहा और उसने भी अपने साथी का अनुसरण किया। एजकालोर चुपके से उन दोनों के पीछे पीछे चला गया और एल्फ सेना को पीछे छोड़ दिया। तीनों रक्षकों के जाने के आधे मिनट बाद ही पहाड़ की चोटी पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे चट्टानें उग्र लहर की तरह एल्फ शिविर की ओर लुढ़कने लगीं। धमाके के कारण सभी एल्फ जाग गए और प्रभाव से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि इससे पहले कि चट्टानें एल्फ सेना के एक हिस्से को नष्ट कर पाती, पृथ्वी का एक गुंबद प्रकट हुआ और उन्हें नुकसान से बचा लिया। ड्राउन छाती पर हाथ बांधे हुए घटनास्थल पर प्रकट हुआ। उसने पहले शिविर छोड़ने का सिर्फ नाटक किया था, जैसा कि उसने और एनरू ने पहले से तय योजना के अनुसार किया था। वे दोनों मूर्ख नहीं थे और वे आसानी से समझ गए थे कि उन्हें जानबूझकर एल्फ सेना से दूर ले जाया जा रहा है। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से इस बारे में एक योजना पर चर्चा की थी कि अगर वही घटना दोबारा घटित होती है तो क्या किया जाए। हिमस्खलन से निपटने के बाद एनरू अपने हाथों में एक लाल पक्षी लिए घटनास्थल पर लौटा। उसने ड्राउन को सिर हिलाकर इशारा किया और ड्राउन ने अपना सिर घुमाकर उन पक्षियों को देखा जो उस समय पहाड़ की दरारों के पास आराम कर रहे थे। अच्छा प्रयास, ड्राउन ने मुट्ठी कसते हुए कहा। तुरंत ही पृथ्वी के नुकीले टुकड़े हवा में उड़े और आसपास के सभी पक्षियों के शरीर को भेद गए। मरने के बाद पक्षी फट गए और उनका कोई अवशेष नहीं बचा। एनेरू ने लाल पक्षी को अपने हाथ में उठाया और उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में घूरने लगा। क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? एनरू ने पूछा। दफा हो जाओ, B1 ने जवाब दिया और अपने भंडार से एक हरी बोतल निकाली। बोतल प्रकट होते ही वह तुरंत उसी समय विस्फोटित हो गई। एक जोरदार धमाका हुआ और क्रोधित एनरू गुस्से से दहाड़ उठा। हालांकि इतने बड़े हमले से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई,
लेकिन धमाके के बेहद करीब से होने के कारण उसे प्रथम श्रेणी के जलने के घाव हो गए। विलियम ने रसायन विद्या के माध्यम से जो अम्ल बनाया था वह इतना शक्तिशाली था कि वह श्रेणी डी के प्राणियों के शरीर को आसानी से पिघला सकता था। चूंकि एनरू एक मिश्रित प्रजाति का प्राणी था, इसलिए उस पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन इंद्रधनुषी पक्षी के विस्फोट ने अम्ल के प्रभाव को बढ़ा दिया और उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह श्रेणी बी के प्राणी को भी मार सके। मैं तुम्हें मार डालूंगा। एनरू गुस्से में आसमान की ओर दहाड़ते हुए खुद को रोक नहीं पाया। मैं अपने असली नाम की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, विलियम वॉन आइंसवर्थ। एनेरू की घृणास्पद गर्जना ने आकाश में तूफान ला दिया। जल्द ही बिजली चमकी और आसमान में गरज सुनाई दी। विलियम के हाथों बार बार अत्याचार सहने के कारण वह अपनी मानसिक संतुलन खोने की कगार पर था। ड्राउम और एजकालोर को इस बात का पूरा यकीन था कि अगर वे लड़के को अपनी हिरासत में भी ले लेते तो भी किलिन उसे जान से मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता। बच्चे, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं या तुम्हारी मूर्खता पर तुम्हारा उपहास करूं। एजकालोर ने मन ही मन आह भरी। एक संरक्षक जानवर ने तुम्हारे विरुद्ध एक अटल शपथ ली है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका समाधान बातचीत से हो सके। एल्डर ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने पहले तो युद्ध समाप्त होने पर विलियम को अपनी देखरेख में लेने की योजना बनाई थी ताकि वह अपनी मां से मिल सके, लेकिन अब जब एनरू ने मृत्यु की शपथ ले ली थी तो यह संभव नहीं था। मैक्सवेल, तुम्हारा बेटा तो बहुत ही शरारती है। एजकालोर ने सिर हिलाया। लगता है माँ बेटे के मिलन की जगह बाप बेटे का मिलन होगा। कितना अफसोस की बात है, सचमुच बहुत अफसोस की बात है। ड्राउम, जो किलिन को एक तरफ से देख रहा था, उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि एनरू विलियम को मारता है या नहीं। उसके लिए केवल इस मिशन की सफलता ही मायने रखती थी। फिर भी जब भी उसे उस लड़के का चेहरा याद आता था तो वह खुद को उस प्रभावशाली व्यक्ति को याद करने से रोक नहीं पाता था जो कई साल पहले मोर्चे पर खड़ा था। एक ऐसी शक्ति जिसके पास एक विशाल सेना थी। हालांकि ड्राउम ये स्वीकार नहीं करता था, लेकिन वह विलियम के पिता मैक्सवेल से बहुत सावधान था। प्राचीन गोलेम को उम्मीद थी कि वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। किसी कारणवश उसके दिमाग में विलियम की छवि उसके पिता की छवि से मेल खा रही थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? ड्राउम ने सोचा। प्राचीन गोलेम ऐसी किसी बात की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि अगर यह सच होता तो वे सभी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे होते। एक ऐसी गलती जिसका उन्हें जीवन भर पछतावा रहेगा। अध्याय 479, क्रोध से अंधा हुआ एक किलिन, भाग 1। विलियम द्वारा ज़ेलान राजवंश के पर्वतीय क्षेत्रों में एल्फ सेना पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश किए हुए 7 दिन बीत चुके थे। एक और घात लगाकर हमले की संभावना के कारण एल्फ्स ने अपनी यात्रा तेज कर दी और हेलन साम्राज्य की सीमा के पास पहुंच गए। यदि वे इसी गति से चलते रहते तो उन्हें एज्योर किले तक पहुंचने में केवल 2 दिन और लगते, लेकिन अलांडोर ने फिलहाल सेना को आराम करने देने का फैसला किया। अगले दिन उड़ने वाले वाहनों से लैस लोग किलिन, एनरू के साथ आगे बढ़े। वे नीले किले को सुरक्षित करेंगे और मुख्य सेना के आगमन की तैयारी करेंगे। इसी बीच ग्लैडियोलस की राजधानी में थकान से चूर राजकुमार अनेस्ट ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उन्होंने हेलेन साम्राज्य के सभी टेलीपोर्टेशन गेट्स को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया था, सिवाय उन रणनीतिक गेट्स के जो संगठन को अपने मिशन को गुप्त रूप से अंजाम देने में सक्षम बनाते। जैसे ही युवा राजकुमार महल के नियंत्रण कक्ष से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत ब्रैंडन को देखा, जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे। महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया, ब्रैंडन ने युवा राजकुमार को एक साफ तौलिया देते हुए कहा। मैंने अगले कमरे में जलपान भी तैयार कर लिया है। कृपया आप अभी वहीं आराम करें। धन्यवाद ब्रैंडन, प्रिंस अनेस्ट ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री के पुत्र ने दरवाजा खोलने के लिए एक तरफ हटते हुए अपना सिर झुकाया। राजकुमार अनेस्ट के राजधानी आने के बाद से ही ब्रैंडन को उनकी हर जरूरत का ख्याल रखने का जिम्मा सौंपा गया था। अब तक प्रिंस अनेस्ट को उनकी कार्यशैली के बारे में कोई शिकायत नहीं थी और वे सुखद रूप से आश्चर्यचकित भी थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन एक बहुत ही सक्षम सेवक हो सकता है। क्या सर कॉनर से कोई खबर मिली है? प्रिंस अनेस्ट ने पूछा। युवा राजकुमार समझ गया था कि अभी आपसी कलह का समय नहीं है, इसलिए उसने देवों के साथ समझौता करने और अपने राज्य की रक्षा के लिए उनके साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं था कि राजकुमार अनेस्ट को इस सहयोग के बारे में कोई शंका नहीं थी। खबरों के मुताबिक एल्फ सेना का अग्रिम दस्ता एज्योर किले पर पहुंच गया है, ब्रैंडन ने बताया। सर कॉनर के मन में क्या चल रहा है, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है, महाराज। वो मुझे सिर्फ वही बातें बताते हैं जो मुझे जाननी जरूरी होती हैं।
राजकुमार अर्नेस्ट ने सिर हिलाया। वह ये भी समझते थे कि ड्यूस के नेता को वास्तव में अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि कॉनर ने एल्विन आक्रमण के खिलाफ राजधानी की रक्षा करने की जो योजना बनाई है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। तो वे आखिरकार पहुंच गए। कॉनर ने अपने सामने हेलन साम्राज्य के नक्शे को देखा। उसके ठीक बगल में 5 अन्य लोग थे जो उसके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैलम, उसका दाहिना हाथ। फ्लॉड, जो सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार विद्वान है। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके छोटे सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। उसका नाम अल्फ्रेड था और वह संगठन का तलवार संत था और युद्ध में अपने सदस्यों का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार था। कमरे में बचे हुए 2 लोग कॉनर के प्रति वफादार 2 आर्कमेज थे। ये दोनों दक्षिणी महाद्वीप में ड्यूस के सर्वोच्च अधिकारी थे और वे हेलन साम्राज्य के क्षेत्र में आधिकारिक रूप से कदम रख चुकी एल्फ सेना के लिए अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए एकत्रित हुए थे। क्या तुम समय पर ऐसा कर पाए, फ्लॉड? कॉनर ने पूछा। फ्लॉड ने सिर हिलाया और कॉनर को एक शर्माती हुई मुस्कान भी दी। एल्फ सेना के आने से ठीक पहले हम बाल बाल बच गए, लेकिन टेलीपोर्टेशन गेट की बदौलत हम सुरक्षित राजधानी लौट आए। इसका असर दिखने में कितना समय लगेगा? कुछ दिन, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वे ग्लैडियोलस पहुंचेंगे तब तक ये परिपक्व हो चुका होगा। कॉनर मुस्कुराया। वह लंबे समय से एल्फ्स को कष्ट देने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और विलियम ने उसे अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए पर्याप्त समय दे दिया था। रास्ते में पड़ने वाले बाकी शहरों का क्या हुआ? कॉनर ने पूछा। क्या आप वहां का प्रशासन संभालने में कामयाब रहे? बिल्कुल, फ्लॉड ने जवाब दिया। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? कमरे में मौजूद दोनों आर्कमेज फ्लॉड के घमंडी जवाब को सुनकर खिलखिला उठे। उस विद्वान का रवैया हमेशा से ही ऐसा था और वह जिससे भी बात कर रहा होता ऐसे बर्ताव करता जैसे किसी आम आदमी से बात कर रहा हो। कॉनर, कैलुम और दोनों आर्कमेज अब फ्लॉड की हरकतों के आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने उसके रवैये को नजरअंदाज कर दिया। वेदियों का क्या हाल है? क्या वे तैयार हैं? कॉनर ने दोनों आर्कमेजों की ओर देखते हुए पूछा। दोनों महाराजों ने एक ही समय पर सिर हिलाया। इस स्तर के एक साधारण मंत्र के लिए हमें ज्यादा चढ़ावों की जरूरत नहीं पड़ी, एक महाजाति ने उत्तर दिया। पिछली बार हमने जिन आत्माओं का उपयोग नहीं किया था वे आपके विचाराधीन मंत्र को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। कॉनर ने सिर हिलाया। अच्छा, हम ऐसा पहली बार करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमें शानदार परिणाम मिलेंगे। इसके बाद ड्यूस के नेता ने तलवार संत की ओर देखा, जिसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध रखा था। अल्फ्रेड, क्या सैनिक तैयार हैं? वे जितनी तैयारी कर सकते हैं उतनी कर चुके हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वे उस छद्म देवता के विरुद्ध कुछ कर सकते हैं। ड्राउन के अस्तित्व ने संगठन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। वे एनरू और अपने दल में नए सदस्य एजकालोर से नहीं डरते थे। हालांकि ड्राउन उनकी योजनाओं के लिए एक बड़ा खतरा बना रहा। कॉनर ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, आपको ड्राउन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वह कोई हरकत करता है तो मैं उसे संभाल लूंगा। हमें बस एल्स पर निर्णायक प्रहार करके उनका मनोबल तोड़ना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम युद्ध की गति को नियंत्रित कर पाएंगे। कमरे में मौजूद लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। विलियम नाम के उस लड़के का क्या होगा? फ्लॉड ने पूछा। क्या आपको यकीन है कि वह समय पर पहुंचेगा और अपने साथ अतिरिक्त सैनिक भी लाएगा? लोन्ट में घटी घटनाओं को याद करते ही फ्लॉड का शरीर अनजाने में कांप उठा। विलियम और कॉनर के बीच हुए समझौते के अनुसार उसके आदमी उसके पास लौट आए थे, लेकिन वे सभी पहले जैसे नहीं रहे थे। ये बात विशेष रूप से उन 3 जुड़वा बच्चों पर लागू होती है जिनमें पृथ्वी के साथ विलीन होने की अनूठी क्षमता थी। वे अधिक शांत स्वभाव के प्रतीत होते थे और केवल तभी बोलते थे जब कोई उनसे कोई प्रश्न पूछता था। मुझे नहीं पता कि वह समय पर पहुंच पाएगा या नहीं, कॉनर ने स्वीकार किया। लेकिन अगर वह देर से पहुंचता है तो उसे खंडहरों में तब्दील शहर के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। कॉनर ने राजकुमार अर्नेस्ट से अंतिम उपाय के रूप में उठाए जाने वाले कदम के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। हालांकि दोनों ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन वे इस बात पर सहमत थे कि अंततः इससे एल्फ्स का विनाश ही होगा। मेरे अनुमान के अनुसार वे 10 दिनों में राजधानी पहुंच जाएंगे, कॉनर ने कहा। बेशक, अगर कोई किलिन अकेले ही हम पर हमला करने का फैसला करता है तो हमारे पास उसे सबक सिखाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मुझे शक है कि एनरू इतना मूर्ख होगा कि अकेले ही हमसे मुकाबला करे। घृणा से भरी एक दहाड़ हवा में गूंज उठी, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। सम्मेलन कक्ष में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए।
कुछ मिनट बाद कॉनर महल के बाहर खड़ा होकर किलिन को घूर रहा था, जो इस समय ताओटी से लड़ रहा था। दोनों राक्षस हवा में एक दूसरे से वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। कॉनर ने व्यंग्य किया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एनरो इतना मूर्ख और अभिमानी होगा कि वह अकेले ही उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। उसे यह नहीं पता था कि एनरो केवल आगे की जासूसी कर रहा था और हेलेन की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा था। साथ ही वह ये भी जानना चाहता था कि क्या वह चुराने वाला आधा एल्फ शहर में मौजूद है। उसने विलियम के खिलाफ खून की कसम खाई थी और वह उसे टुकड़े टुकड़े करने पर तुला हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वह लड़के का नाम भी पुकार पाता, जेकिल अचानक कहीं से प्रकट हो गया और उससे युद्ध करने लगा। अगर वह अपने सामान्य स्वभाव वाला एनरू होता तो वह निश्चित रूप से भागकर ड्राउम और एजकालोर के साथ फिर से संगठित होने का विकल्प चुनता। लेकिन इस समय वह क्रोध से इतना अंधा हो गया था कि उसने अपना कुछ क्रोध जेकिल पर निकालने का फैसला किया। दो असंख्य राक्षस एक दूसरे को जान से मारने के लिए जी जान से लड़ रहे थे। इसी दौरान कॉनर जमीन पर अपनी तैयारियां कर रहा था। हालांकि उसे एनेरू के आने की उम्मीद थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अहंकारी किलिन सचमुच आकर खुद को थाली में परोस देगा। अध्याय 480 क्रोध से अंधा हुआ एक किलिन भाग 2। जेकलील ने अपनी पूंछ से जोरदार प्रहार किया और किलिन को सैकड़ों मीटर हवा में उछाल दिया। फिर एनेरू ने अपने शरीर को बिजली के बोल्ट में बदल लिया और आकाश में गहरे भूरे बादलों की ओर तेजी से बढ़ा। जल्द ही ये बादल और भी गहरे हो गए, जिसके बाद गरज और बिजली की चमक सुनाई दी। वो कमीना आधा एल्फ कहाँ है? एनरू ने गरजते हुए राजधानी ग्लेडियोलस पर एक भयंकर तूफान ला दिया। बाहर आओ और मेरा सामना करो, विलियम वॉन आइनसिवर्थ। जेकिल ने क्रोधित किलिन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे को चुनौती दे रहे हो। अपने बराबर के किसी से क्यों नहीं लड़ते? चुप रहो ताओटी। उस कमीने लड़के को यहाँ लाओ और मैं तुम्हारे कुत्ते की जान बख्श दूंगा। मेरी जान बख्श दोगे? हाँ हाँ, अपने दिवास्वप्न सोते समय ही देखो। ताओटी किलिन का चेहरा चूर चूर करने के इरादे से उसकी ओर उड़ा। हालांकि एनरू आकाश में टेढ़ी मेढ़ी उड़ान भरते हुए उससे आगे निकल गया और सीधे ग्लेडियोलस शहर की ओर उड़ गया। एनेरू ने अपना मुंह खोला और बिजली का एक तीव्र गोला प्रकट हुआ। वह बिजली के विस्फोट का उपयोग करके शहर को तबाह करने और आधे एल्फ को उसके छिपने के स्थान से बाहर निकालने की योजना बना रहा था। कॉनर अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांधकर खड़ा था। फिर उसने अपना हाथ उठाया। अब राजकुमार अर्नेस्ट। शहर के केंद्र में खड़ी देवी एस्ट्रेड की प्रतिमा चमक उठी। आकाश की ओर इशारा करती तलवार झिलमिला उठी क्योंकि प्रकाश की एक हल्की परत शहर को ढकती हुई प्रतीत हुई। एनेरू ने इसे देखा, लेकिन उसने पलक भी नहीं झपकाए और अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, जो पूरे शहर को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली था। गिगावोल्ट ब्रेकर। बिजली के विस्फोट के शहर को घेरने वाली सुरक्षा परत से टकराने पर एक जोरदार धमाका हुआ। हमले को रद्द करने के बजाय बाधा ने किलिन के हमले के पीछे की जादुई शक्ति को अवशोषित कर लिया और उसे देवी प्रतिमा की तलवार की नोक पर स्थानांतरित कर दिया। प्रिंस अर्नेस्ट के होठों के कोने से खून रिस रहा था क्योंकि वह ग्लेडियोलस शहर को नष्ट करने के लिए अभिप्रेत अपार शक्ति का संचार कर रहा था। वह इस समय एक सफेद सिंहासन पर बैठा था जो हेलेन साम्राज्य के सभी विशेष कार्यों को नियंत्रित करता था। उसके छोटे हाथ मुट्ठी में बंद हो गए क्योंकि वह अपने पूरे शरीर में फैल रहे दर्द को सहन कर रहा था। जब एनेरू का पूरा हमला ठीक से अवशोषित हो गया तो मूर्ति के हाथ में मौजूद तलवार सुनहरी हो गई। अब तुम्हें अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, राजकुमार अर्नेस्ट ने मन ही मन कहा और उसके होठों के कोने से और खून बहने लगा। इसके बाद उसने अपने सामने मौजूद किलिन के प्रक्षेपण को देखा और अपना दाहिना मुक्का आगे की ओर मारा। अचानक ग्लेडियोलस शहर के ऊपर 100 मीटर लंबा स्वर्ण योद्धा प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ में स्वर्ण तलवार उठाए और उस अभिमानी किलिन पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया जिसने उसकी संप्रभुता को चुनौती देने का साहस किया था। क्रोध से बेकाबू होकर चिल्ला रहा एनरू अचानक कांप उठा जब उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली ताकत ने उसके शरीर को जकड़ लिया है। वह उन अदृश्य बेड़ियों से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगा क्योंकि उसे यह आभास हो रहा था कि अगर वह अभी भागने में कामयाब नहीं हुआ तो जीवन भर भाग नहीं पाएगा। ईश्वरीय दंड का सामना करो और हमारी देवी की इच्छा के आगे झुक जाओ। राजकुमार अर्नेस्ट दहाड़ा। स्वर्ग का प्रकोप। स्वर्ण योद्धा ने प्रतिशोध की भावना से अपनी तलवार को उस किलिन की ओर चलाया जिसका शरीर एक उज्ज्वल तारे की तरह चमक रहा था। गोल्डन नाइट के प्रकट होते ही जेकिल सैकड़ों मीटर पीछे हट गया था। वह एक चिमेरा बीस्ट था और सोने की मूर्ति से निकलने वाली दिव्य शक्ति उसे यह बताने के लिए काफी थी कि यदि वह उसके हमले के रास्ते में आ गया तो उसकी जान चली जाएगी।
जैसे ही तलवार उसके शरीर पर चली, एनेरू दहाड़ उठा। एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी जब खून से लथपथ पंजे के आकार का एक हाथ आकाश से नीचे गिरा और उसके बाद बिजली कड़क उठी। राजकुमार अर्नेस्ट बेहोश होकर सफेद सिंहासन पर गिर पड़े। उनके कपड़े खून से सने थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक नश्वर बच्चे के लिए ये हमला सहन करना असंभव था और इस हमले को जबरदस्ती अंजाम देने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं। ब्रेंडन तुरंत उसके पास दौड़ा और मदद के लिए चिल्लाया। उसे महसूस हो रहा था कि युवा राजकुमार की धड़कन धीमी होती जा रही है। अगर कोई पुरोहित समय पर नहीं आया तो राजकुमार अर्नेस्ट की जान हवा में बिखर जाएगी। जेकिल ने बिना किसी औपचारिकता के जमीन से खून से लथपथ हाथ उठाया और उसे खा लिया। वह उसे जोर जोर से चबा रहा था, मानो वह आराम से अपना भोजन कर रहा हो। कितना बुरा हुआ कि वो कमीना भाग निकला, जेकिल ने मुंह में खाना निगलते हुए सोचा। फिर भी वो इससे जल्दी उबर नहीं पाएगा। उसके साथ यही होना चाहिए था। तेज रोशनी कम होते ही कॉनर ने खुद को संभाला और आसपास का जायजा लिया। ये पहली बार था जब उसने ग्लैडियोलस के चर्चित दिव्य प्रहार को देखा था और वह उसकी शक्ति से चकित था। फिर भी उसे इस बात का अफसोस था कि किलिन बच निकलने में कामयाब हो गया। जब भी कोई असंख्य राक्षस मरता था तो उसके मरने के स्थान पर प्रकाश का एक स्तंभ प्रकट होता था। चूंकि कहीं भी कोई स्तंभ दिखाई नहीं दे रहा था, इसका मतलब था कि एनरू उस हमले से बाल बाल बच गया जिससे उसकी जान जा सकती थी। योजक चिन्ह। जैसे ही एनरू एजियोर फोर्ट्रेस की ओर उड़ा, आसमान से बैंगनी खून बरसने लगा। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से कट गया था और उसके शरीर पर कई घावों से खून बह रहा था। एनेरू हौंफते हुए नीले किले की ओर वापस उड़ गया। उसकी वर्तमान स्थिति उस घमंडी किलिन से बिल्कुल अलग थी, जो सोचता था कि वह एल्फ सेना के आने से पहले ही हेलन राजधानी को गिरा सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्लैडियोलस शहर के पास उसके जैसे शक्तिशाली प्राणियों से खुद को बचाने के लिए इस तरह का जवाबी उपाय होगा। सौभाग्य से उसे यह नहीं पता था कि इस जवाबी हमले का बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे शहर की रक्षा का जिम्मा संभालने वाले श्वेत सिंहासन पर बैठे व्यक्ति पर भारी बोझ पड़ता था। इस तरह का हमला किसी व्यक्ति के जीवनकाल में ज्यादा से ज्यादा एक बार ही किया जा सकता है। अगर वह व्यक्ति भाग्यशाली रहा और बच गया तो दूसरी बार हमला होने पर उसकी जान निस्संदेह चली जाएगी। किलिन अपनी शक्तियों का उपयोग बिजली की गति से यात्रा करने के लिए नहीं कर सका क्योंकि दैवीय शक्ति ने उसकी शक्ति को दबा दिया था। इसके अलावा हमले का एक दीर्घकालिक दुष्प्रभाव हुआ जिसके कारण उसका पशु स्तर बीस्ट रैंक कम हो गया। अपनी चरम शक्ति पर पहुंचे विशालकाय दानव की जगह एनरू अब एक सहस्राब्दी दानव के चरम स्तर पर आ चुका था। हालांकि यदि वह एक दशक तक स्वस्थ हो जाता तो वह अपना ये पद पुनः प्राप्त कर सकता था, जिसके लिए उसे सिल्वरमून महाद्वीप में सुरक्षित वापसी तक इंतजार करना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक निषिद्ध कौशल का प्रयोग किया और अपना दाहिना हाथ बलिदान कर दिया, जिससे वह शरीर से हमेशा के लिए अलग हो गया। इस हाथ को दोबारा उगने में एक दशक लग जाएगा और किसी भी तरह की औषधि या उपचार से यह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। ये सब तुम्हारी गलती है, एनरू ने कर्कश स्वर में कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। आकाश से लाल धागे की एक पतली सी लड़ी उतरी और किलिन के शरीर में समा गई। एनरू बुरी तरह घायल था और अपने विचारों में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपने आसपास हुए बदलावों का एहसास ही नहीं हुआ। वह बड़ी मुश्किल से अपनी चेतना बनाए रखते हुए नीले किले की ओर वापस जा रहा था और उसमें किसी और बात की चिंता करने की शक्ति नहीं थी। अगर वह ध्यान दे रहा होता तो उसे हवा के साथ आती हुई हल्की हंसी सुनाई देती। एक ऐसी हंसी जो मनोरंजन और आने वाली चीजों के प्रति उत्सुकता से भरी हुई थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।